Good morning, ma'am. Morning. Good morning. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? New chapter started. Yes, that is growth and development stages of life. Then उसमें क्या देखा था हमने? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमने क्या देखा था? Hospitalized infant and toddler. Yes. Separation anxiety आवे. Then separation Fear of anxiety, pain. fear of injury and pain. Loss of control. Yes. And Interventions. Yes. Same thing for all these things for them. Yes. Schooler. के लिए देखा था, स्कूल गोइंग चाइल्ड के लिए देखा था, एंड adolescence. Yes. So let's do a quick revision. We have started new chapter. The priority concept of these chapters are development and family dynamics. So first we have studied about the hospitalized infant and toddler. In that the first subtopic is separation anxiety. So इनको separation anxiety किससे होगी? Parents. Parents. Yes. उनको parents से दूर जाने की anxiety होती है. So due to the separation anxiety, there are 3 phases जो वो करते हैं. उससे अंडरगॉन होता है कि देयर विल बी प्रोटेस्ट फेज, डिस्पेयर फेज एंड डिटैचमेंट फेज. सो प्रोटेस्ट फेज में वो क्या करेंगे? Crying. Screaming. यस Attacks. यस Physical fighting. फिजिकल अटैक्स करेंगे, लाइक Kicking, biting, punching, pinching. यस यस किकिंग, बाइटिंग, हिटिंग एंड पिंचिंग. फिर they will search for their parents and they will not contact with the strangers. वो stranger किसी से बात ही नहीं करेंगे. And what happens in despair phase? despair phase में क्या? Loss of newly learning skill. Yes. पहले तो वो खुद को विड्रॉ कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और एनवायरनमेंट में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा. न्यू जो स्किल्स उन्होंने सीखे हैं वो सब भूल जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज सॉरी Regression. यस रिग्रेशन. तो देयर विल बी रिग्रेशन. एंड डिटैचमेंट फेज में क्या स्टडी किया था हमने? they got detached with their parents, from their parents. In short term period, not long term separation असं long term matter तो detachment. हाँ, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पेरेंट्स से दूर होने से वो डिटैच नहीं हो सकते पेरेंट्स से, इट इज नॉट पॉसिबल. बट अगर लॉन्ग पीरियड के लिए है, फॉर मोर देन 1 मंथ और ईयर तक उनके पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा है, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो डिटैच हो सकते हैं पेरेंट्स से. एंड वंस इफ डिटैचमेंट अकर, देन उसको रिवर्स करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, फिर से अटैच करने में देयर विल बी सो मच ऑफ डिफिकल्टी. टॉडलर क्या होगा डिटैचमेंट फेज में? हमें क्या दिखाएगा टॉडलर? सुपरफिशियली द टॉडलर विल अपीयर लाइक कि हाँ उसने एडजस्टमेंट कर लिया है, जो भी लॉस हुआ है, पेरेंट्स से सेपरेशन हो गया है, सो उसने उसको एडजस्ट कर लिया है, ऐसा हमें सुपरफिशियली दिखेगा. कैसे? सो वो क्या करेंगे टॉडलर? एनवायरमेंट में हाँ न्यू रिलेशंस बनाएंगे. बट वो रिलेशंस कैसे होंगे? शैलो रिलेशंस. उतने अच्छे डीप रिलेशंस नहीं बनेगा, बट न्यू रिलेशंस बनाएगा. एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसे दूसरों के साथ खेलेगा, ये सब चीजें करेगा. बट क्यों? क्योंकि वो खुश है? नो. तो हार माने लीजिए, रेजिग्नेशन फील कर.
उसने हार मान ली है कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे पेरेंट्स अभी नहीं मिलने वाले इन द हॉस्पिटल्स, आई हैव टू बी सेपरेटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स। तो उसने हार मान ली है एंड उसने अभी घुलना मिलना स्टार्ट किया, बट इट इज सुपरफिशियल, डीप डाउन उसे अभी भी पेरेंट्स चाहिए। सो वो क्या करता है, उसको पेरेंट्स की प्रेजेंस बहुत कमी उसको महसूस होती है, उससे उसको इमोशनल पेन होगा। सो वो इमोशनल पेन से बचने के लिए वो चाइल्ड ऐसे बिहेव करता है कि अभी उसको पेरेंट्स की याद नहीं आ रही है एंड ऑल दैट। तो दिस ऑल थिंग्स हैपेंस इन डिटैचमेंट फेज। देन फियर ऑफ इंजरी और पेन उनको क्यों होता है? पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट सेपरेशन। एक्सपीरियंस, यस, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रिपरेशन फॉर द एक्सपीरियंस। बच्चे, वो इन्फेंट और टॉडलर को वो नहीं पता है कि इससे क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। पर जैसे ही आप उनको रेडी करोगे, आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन के लिए आप ले जाते होगे आपके कजिन्स या आपके सिबलिंग्स को। तो जब तक इन्फेंट और टॉडलर फेज में है, जब तक हम अंदर जाते हैं तब तक पता नहीं चलता उन्हें कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसे उनको ऐसे अगर डेल्टॉइड मसल्स में देना है तो आप स्लीव्स ऊपर करोगे, या फिर वेंट्रोग्लूटियल में देना है तो आप ऐसे कपड़े रिमूव करोगे, तो उन्हें याद आ जाएगा कि हाँ अभी ऐसा किया था। जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उनको प्रीवियस एक्सपीरियंस याद आ जाएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। सो उनको इसकी वजह से उनको डर लगता है, फियर ऑफ इंजरी एंड पेन होती है। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। उसमें क्या था, क्या देखा था हमने? हम्म, चलो। हम ड्यू लोगों टू को हॉस्पिटलाइजेशनलिटी रिचुअल्स और रूटीन्स रिचुअलिटी हॉस्पिटल में भी फॉलो करना है, जो घर में फॉलो हो रहा था वो हॉस्पिटल में भी फॉलो करना है। हाँ, बट जो हॉस्पिटल में अभी ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के रिचुअल्स और रूटीन्स डिफरेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होगा टॉडलर को? जो, यस, रिग्रेशन हो जाएगा। उसकी जो फीडिंग रिलेटेड बिहेवियर थे, टॉयलेटिंग रिलेटेड, प्लेइंग, बेड टाइम रिलेटेड, सब में देयर विल बी लॉस ऑफ कंट्रोल। बिकॉज जो घर पे रूटीन फॉलो हो रहा था वो अभी रूटीन हो नहीं रहा है हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से देयर विल बी अ रिग्रेशन। What interventions you will do as a nurse when there is a hospitalized infant or toddler? provide therapeutic touch if speaks Yes. softly, Then, nothing by mouth હોય તો શકિંગ માટે અને ઓરલ માટે કોઈ પેસિફાયર આપવાનું. hmm, then, એમની એજ પ્રમાણેના ટોયસ કે ઓબ્જેક્ટ આપવાના. उनको अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है तो वो कलर्स से ही खेलते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि टॉडलर और इन्फेंट के लिए कार्ड्स आते हैं जिसमें डिफरेंट इमेजेस होंगे, कॉन्ट्रास्ट कलर के इमेजेस होते हैं, तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, उससे वो खेलते हैं। तो आप वो दे सकते हो। सॉरी अनिशा। चाइल्ड नो रिग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्ट करवाना। Yes, we have to accept their regressive behavior. Then, approach positive attitude, yes, then, Encourage child to talk about parents. हाँ, we we have to encourage the child to talk about their parents, और जिसके साथ भी वो रहता है उसके घर में कौन है, सो उसके लिए आप पूछोगे, उनसे बात करोगे। प्रोवाइड फेवरेट प्लेस फॉर। Yes, हाँ, फेवरेट और कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो उनको अच्छे लगते हैं, लाइक उनका कोई फेवरेट क्लोथ होता होगा कि वो जो लेकर सो जाते होंगे, टेडी बियर, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। પછી એવું એન્ટિસિપેટ કરવાનું કે ચાઇલ્ડ ટેમ્પર ટેન્ટ્રમ કરશે તો પછી એનો સેફ हाँ, એન્વાયરमेंट પ્રોવાइड કરો. यस, वी हैव टू एक्सेप्ट कि देयर विल बी टेम्पर टेंट्रम, वो टॉडलर है तो होगा ही। सो अगर वो टेम्पर टेंट्रम में फिजिकल थिंग्स करने लगे, फिजिकल एक्टिंग आउट करे, सो वी हैव टू प्रोवाइड द सेफ एनवायरनमेंट। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था?
जितना पॉसिबल हो सके उतना। રૂટીન જે ઘરે જે કરતા હોય એ જ પ્રોવાઈડ કરવાનું હોસ્પિટલ यस, वी हैव टू मेंटेन द सिमिलर, और जितना हो सके उतना सेम रूटीन जो वो घर पे करता था, जितने बजे खाना खाना, बेड टाइम, प्लेइंग, टॉयलेटिंग, वो रूटीन हमें हॉस्पिटल में मेंटेन रखना है। सो जो रिग्रेशन है वो शायद कम हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी स्ट्रेस की वजह से रिग्रेशन होने ही वाला है। बट ऐसा करने से टॉडलर को थोड़ा बेनिफिट होगा। सो हमें सेम रूटीन फॉलो करना है। देन नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइज प्री स्कूलर। उसमें सेपरेशन एंजाइटी किससे होगी? सेपरेशन टॉडलर से एंजाइटी, कम। हाँ, टॉडलर और इन्फंट से थोड़ी कम होगी, बट उनको किस लोगों से सेपरेट होने की एंजाइटी होती है? સ્કૂલ મિસિંગ नो नो नो, दैट इज फॉर स्कूल गोइंग। ઓકે दे हैव सेम एंजाइटी बाय द सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। उनको भी सेम पेरेंट्स से होने की एंजाइटी होती है। सो बट उनकी जो एंजाइटी होगी वो टॉडलर और इन्फेंट से थोड़ी कम होगी, उतने ज्यादा एंशियस नहीं होंगे, बिकॉज नाउ दे आर लिटिल बिट ग्रोन अप। टॉडलर से और इन्फेंट से वो थोड़े बड़े हो गए, सो उनको उतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं होगी, बट स्टिल देयर इज एन एंजाइटी। और जितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन ज्यादा होगी उतना सेपरेट होना डिफिकल्ट हो जाएगा पेरेंट्स से प्री स्कूलर्स के लिए। देन अगेन देयर विल बी फेज ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। सेपरेशन एंजाइटी है तो प्रोटेस्ट होगा। सो वो क्या करेंगे प्रोटेस्ट में? एग्रेसिव उनका, नेचर कम होंगे। हाँ, टॉडलर जितना बिहेव नहीं करेंगे, उससे टॉडलर से थोड़ा अग्रेसिव भी कम होगा, डायरेक्ट भी उतना नहीं होगा, डायरेक्टिव बिहेवियर भी नहीं होगा, उनका थोड़ा कम होगा कंपेयर टू टॉडलर्स। एंड प्री स्कूलर्स क्या करेंगे? જેની ફિલિંગ્સ છે એ બીજા પર ડિસ્પ્લેસ કરશે, પેરેન્ટ્સ પર નહીં કરી શકે। ये, हाँ, उनकी जो फीलिंग्स है वो दूसरों पर वो डिस्प्लेस करेंगे। देन सेकेंड फेज despair डिस्पेयर। तो उसमें क्या होगा? withdrawal for eating and taking medication हाँ, वो पहले तो विड्रॉ, डिप्रेस और अनइंटरेस्टेड हो जाएंगे, मेडिसिन भी नहीं लेंगे। लाइक अब मेडिसिन देने जाओगे तो कहेंगे नहीं लेनी है, खाना दोगे तो भी नहीं लेगा। देन repeatedly question the parents also yes, repeatedly they will ask about the parents when they are going to visit, and there will be regression regression. Yes. Then next phase is detachment detachment। उसमें भी फियर similar ऑफ to toddler। इंजरी। Sorry, हाँ, fear of injuries will come next। So detachment is same to the toddler, like लॉन्ग टर्म डिटैचमेंट सेपरेशन होगा तभी डिटैच हो जाएंगे, बाकी शॉर्ट पीरियड में वो डिटैच नहीं होते। एंड द बिहेवियर विल बी सिमिलर टू द टॉडलर। देन नेक्स्ट इज फियर ऑफ इंजरी एंड पेन। सो उनमें क्यों होता है, व्हाई? नाउ दे अंडरस्टैंड, दे हैव हाँ, यस अनिशा। invasive procedure थी हाँ, उनको इन्वेजिव प्रोसीजर से डर लगता है, उनको अभी पता चल रहा है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। एंड उनको जो डैमेज होने वाला है, म्यूटिलेशन होने वाला है, उससे भी डर लगता है ना। उनमें थोड़ी समझ है बॉडी इंटीग्रिटी की, पर उतनी ज्यादा भी नहीं है। दे हैव अंडरस्टैंडिंग बट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टॉडलर और इन्फेंट जैसा भी नहीं है कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, दे मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग बट थोड़ी कम होगी। और वो लोग क्या करते हैं, प्री स्कूलर्स क्या हो गए, જે वो ઇમેજિન लोग क्या, જે હશે તેના કરતા વધારે જ ઇમેજિન કરશે, બહુ વર્ષ। हाँ, बहुत वर्स इमेजिन कर लेंगे कि बहुत ही खराब सिचुएशन इमेजिन करके वो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएंगे। एंड वो लोग क्या सोचते हैं, व्हाई दे आर इल? એમણે કઈ ખરાબ કર્યું હશે એને પનિશમેન્ટ हाँ, એટલે તે उन्हें બીમાર लगता है છે। कि उन्होंने कुछ, दे हैव डन समथिंग बैड बिहेवियर, और उन्होंने कुछ खराब सोचा था, उसकी वजह से वो बीमार हो गए, वो लोग ऐसा सोचते हैं। देन देयर इज द लॉस ऑफ कंट्रोल। उसमें क्या है, सेम फैमिलियर रूटीन नहीं होगा उससे, तो क्या होगा, देयर विल बी रिग्रेशन, बिकॉज घर के जैसा रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है। एंड जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनकी थिंकिंग कैसी होगी, दे विल बी
मैजिक egocentric and magical thinking. हाँ, उनको ईगोसेंट्रिसिटी और मैजिकल थिंकिंग की वजह से क्या होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कैसे हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा दूर का ऐसे नहीं सोच पाएंगे, बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक एंड दे हैव मैजिकल थिंकिंग। सो इवेंट्स को समझने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। वो फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं कहते कि इसके बाहर का उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है सोचना। और वो जो एक्सपीरियंसेस उन कैसे देखते हैं, उनके ही सेल्फ रेफरेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इगोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से ही वो सब समझेंगे और एक्सपीरियंस को वो देखेंगे। देन इंटरवेंशंस क्या करोगे आप? Safe and secure environment. सेफ एनवायरनमेंट, यस। देन Take time for Take time communication. for communication. यस, allowed to express anger, हाँ, we have to allow them to express their anger. Accept regression. Regressive behavior. उनका रिग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्ट करना है, बट नाउ दे आर ग्रोन अप, सो हमें फिर से उनको इंडिपेंडेंट बना, बिहेवियर हाँ उनको चेंज। हेल्प करनी होगी। यस, हेल्प करनी होगी कि वो रिग्रेसिव बिहेवियर में से अप्रोप्रिएट बिहेवियर में चले जाए। अब उनको हेल्प करोगे तो वो फिर से उनको याद आ जाएगा एंड दे विल गो बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन। स्ट्रेस की वजह से वो भूल गए थे, बट आपको उनकी हेल्प करनी होगी। देन फियर एंजाइटी एक्नॉलेज। यस, उनकी फियर और एंजाइटी हमें जानने की कोशिश करनी है। वी हैव टू एक्नॉलेज इट। પ્રી સ્કૂલ એમની એજના ચાઇલ્ડ જોડે મતલબ મોકલ રાખવા. हाँ, yes, we can place them with their same age group of child. allow mobility, Yes, जितना हो सके उनको खेलने देना है, खुद से वो सब कर सके ऐसा अलाउ करना है, बट इफ इट इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अगर उनकी कंडीशन थोड़ी ऐसी है कि बेड रेस्ट है, सो वी कैन नॉट डू दैट, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम वो कर सकते हैं। avoid intrusive procedures, Yes, we have to avoid intrusive procedures. Unnecessarily frequently intrusive procedures करोगे so वो आपके पास ही नहीं आएगा। Explain procedure simply. हाँ, उनको समझ आए ऐसी लैंग्वेज में आपको प्रोसीजर समझानी है। टॉडलर और इन्फेंट को आप कुछ भी करोगे, दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। बट प्री स्कूलर्स थोड़ा समझ पाएंगे, तो उनके लेवल का आप समझा सकते हो उनको। Allow the wearing of underpants. यस, अभी उनको बड़े हो गया है, सो दे विल फील शाय। अभी वो खुला ऐसे नहीं घूम सकते, तो उनको ऐसे अंडर पैंट्स पहनने हैं, सो वी हैव टू अलाउ देम। देन नेक्स्ट इज Hospitalized school agent स्कूल child. एज चाइल्ड। यस, स्कूल गोइंग चाइल्ड और स्कूल एज चाइल्ड। सो उनमें सेपरेशन एंजाइटी किससे होती है? from मेनली parents, पेरेंट्स से तो होगी, बट दे आर नाउ यूज टू, बिकॉज वो स्कूल जाते हैं। सो पेरेंट्स से तो 6 7 8 घंटे तो वो दूर ही रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स से अभी सेपरेट नहीं हो सकते। यस, बट वेन एवर देर इज अ स्ट्रेस, वो बीमार है तो उनको अभी उनके साथ पेरेंट्स चाहिए। सो वेन एवर देर इज अ स्ट्रेस, पेरेंट्स से थोड़ा दूर होना डिफिकल्ट हो जाएगा, बट उनका मेन कंसर्न क्या है? Missing school and यस, fear मिसिंग that स्कूल। friends we forget. हाँ, उनको स्कूल मिस आउट हो जाएगी कि स्कूल में पढ़ाई छूट जाएगी, और वैसा सब कंसर्न ज्यादा रहेगा। एंड उनको लगेगा कि वो स्कूल में नहीं जाएंगे तो उनके फ्रेंड्स उसको भूल जाएगी। तो दिस इज द मेन कंसर्न। देयर विल बी अ फेज ऑफ प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिटैचमेंट। no, No. नो, अभी वो प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। नाउ दे आर ग्रोन अप, सो देयर इज नो एनी फेज ऑफ प्रोटेस्ट, डिस्पेयर और डिटैचमेंट। नाउ फियर ऑफ इंजरी और पेन क्यों होता है? બોડી ઇન્જરી. Body injury. हाँ, नाउ दे अंडरस्टूड कि ऐसा होगा तो मुझे बॉडी में इंजरी होगी, नीडल प्रिक करेंगे, ये करेंगे। सो बॉडी इंजरी और पेन की वजह से उनको फियर ज्यादा होता है। एंड वो समझते हैं, उनको किसका डर ज्यादा लगेगा? आपने Illness. देखा होगा छोटे बच्चे को, हाँ, इलनेस का भी डर लगता है उनको।
बीमार होना अच्छा नहीं लगता, तो इलनेस का भी फियर होगा उनको, Disability. डिसेबिलिटी, डेथ वो समझ Death. सकते हैं। और इन्वेजिव प्रोसीजर से भी उनको डर लगता है, स्पेशली इन द जेनिटल एरिया। और व्हेन यू आर डूइंग द सेक्सुअल एग्जामिनेशन, चाइल्ड को Uncomfortable. अनकंफर्टेबल Uncomfortable. फील। हाँ, सो अभी वो चाइल्ड को आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल एज गोइंग चाइल्ड और आप आईवी ले रहे हो, तो चाइल्ड क्या करेगा? एकदम रिजिड થઈ જશે. हाँ, एकदम रिजिड स्टिल रहेगा, वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, बिकॉज उसको लगेगा कि वो हिलेगा तो उसको दर्द होगा, so एकदम रिजिडली स्टिल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। देन Different type of voice produce કરશે. वॉइस वो निकालेगा, लाइक ग्रोनिंग एंड वीनिंग्स, ऐसे साउंड्स निकालेगा। एंड द चाइल्ड विल कम्युनिकेट अबाउट द पेन। वो ऐसे आपने देखा होगा, शायद कभी एक्सपीरियंस किया हो कि स्कूल एज चाइल्ड में आपने आईवी ली हो, तो एक तो पहले वो खुद से ही ऐसे रिजिड हो जाएगा, साइड पर मुंह कर लेगा, दे विल नॉट सी व्हाट यू आर डूइंग, वो देख ही नहीं पाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स निकालेंगे एंड दे विल टेल यू कि बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, सो दिस हैपेंस। देन लॉस ऑफ कंट्रोल में, इज देयर रिग्रेशन? रिग्रेशन होगा उनमें। Sometimes હોઈ શકે. हाँ, इट इज नॉट कॉमन कि रिग्रेशन होगा, बट इट माइट हैपन्स। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ना ही हो, बट इस एज में रिग्रेशन होना दैट इज वेरी अनकॉमन। इतना जल्दी रिग्रेशन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दे आर हाईली सोशल, हाईली इंडिपेंडेंट एंड हाईली इन्वॉल्व विथ एक्टिविटीज। उसकी वजह से रिग्रेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है इन लोगों में। देन स्कूल एज चाइल्ड क्या करेंगे फ्रिक्वेंटली? आपको Question Question. about tests and procedure. टेस्ट और प्रोसीजर्स और इलनेस के बारे में फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन कर कर करेंगे। यू विल टायर्ड ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चन, सो रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके रिलेटेड ही होंगे, बट इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे वो लोग। देन उनको क्या लगता है व्हाई दे आर इल? व्हाई दे आर इल? Because of their actions. हाँ, उन्हें भी ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन किया है, उन्होंने कुछ किया है, दैट्स व्हाई दे बिकम इल। उनको भी फील होगा। एंड अगर कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हो जाए ड्यू टू फ्रैक्चर और एनीथिंग, सो द चाइल्ड विल फील Helpless हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। and उसको dependent. हेल्पलेस फील होगा और डिपेंडेंट हो जाएगा किसी पर। इंटरवेंशन आप क्या करोगे? Encourage rooming in. यस, रूमिंग इन। देन Provide Focus on privacy. school age child. सॉरी, टू Abilities स्टूडेंट्स। and needs. हाँ, उनकी एबिलिटीज और नीड्स पर फोकस करना है। देन अगर रिग्रेशन होता है तो एनकरेज करना है इंडिपेंडेंट के लिए। वी नो कि रिग्रेशन इज नॉट दैट मच कॉमन, बट अगर हो गया है सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, और फिर से उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, सो एनकरेज करना है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। Provide choices. हाँ, चॉइसेस, बिकॉज वी हैव टू मेक देम इंडिपेंडेंट, सो चॉइसेस देनी है, बट वेरी केयरफुली, लाइक जो हार्मफुल है उनके लिए सेफ नहीं है, सो उसमें हम नहीं अलाउ कर सकते। Allow to express their feelings. अलाउ To express their Allow feelings. their expression Feeling of feeling. verbally and उनको non-verbally. कैसा फील हो रहा है, सो उनको वर्बली भी वो बोल सकते हैं, या फिर नॉन वर्बली भी दे विल टेल यू। देन उनको किससे डर लग रहा है, व्हाट दे आर, उसको किसके कंसर्न्स है, सो आप उसको जानने की कोशिश करोगे और उनको बोलोगे कि यू कैन टेल मी, डिस्कशन करोगे, एंड आप उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे यूजिंग Body Diagrams or diagram. outlines. डायग्राम्स। अब उनको समझ में आ जाएगा, तो आप डायग्राम्स का यूज करके प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे। देन Provide privacy. प्राइवेसी प्रोवाइड करोगे। Underpants wear કરવા માટે allow કર. यस,
फिर उनका मेन कंसर्न क्या था? फ्रेंड्स जोड़े कांटेक्ट करवाना भी एनकरेज करे છે. क्या था? हाँ, तो वो फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, एजुकेशनल Education needs. एजुकेशनल नीड्स। ऐसा क्वेश्चन होगा अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड है एंड ही इज फिट नाउ, ऐसे सिर्फ फीवर के लिए है, सो उसको होमवर्क करना है, सो वी कैन अलाउ देम। तो उसको स्कूल रिलेटेड जो भी करना है हम उसको अलाउ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न फॉर मिसिंग आउट द स्कूल एंड फ्रेंड्स। सो वो दोनों हमें एनकरेज करना है, वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। देन एक्टिविटीज कैसी कराओगे आप? Developmental level and illness. हाँ, उनकी डेवलपमेंटल एज क्या है, उनका लेवल कैसा है कि वो क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज उनको करवाओगे। और इलनेस कैसी है, अगर वो स्टेबल है तो वो कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्टेबल नहीं है तो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हॉस्पिटलाइज्ड एडोलेसेंट देखा था, सेपरेशन एंजाइटी उनमें किससे ज्यादा होगी? Friends. फ्रॉम देयर Friends. फ्रेंड्स, यस। उनको अभी दे डोंट दे आर नॉट श्योर कि उनको पेरेंट्स चाहिए या नहीं, हॉस्पिटल में है। बट द मेन थिंग, उसको फ्रेंड्स से, अगर फ्रेंड से दूर हो जाएंगे तो अपसेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि उनको क्या लगेगा, why they are more concerned with their friends? કે એમને The ગ્રુપમાંથી ફોકસ ઓન અપીયરન્સ sorry, એને એવું લાગે કે એને ગ્રુપમાંથી એક્સક્લુડ કરી દેશે. नो, दे विल नॉट फील कि उनको एक्सक्लूड कर देंगे। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे बिना ही मुझे एक्सक्लूड करके सब एंजॉय करेंगे, दे विल गो ऑन देयर विद लाइफ विदाउट मी। उनको ऐसा फील होगा कि मुझे छोड़कर ही सब एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाई दे हैव मोर कंसर्न्स और सेपरेशन। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? जब भी हॉस्पिटलाइज एडोलेसेंट हो, सो यू हैव टू थिंक दैट सेपरेशन और सोर्स ऑफ एंजाइटी क्या है? फ्रॉम द फ्रेंड्स, नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स से नहीं है, फ्रेंड से है उनकी वो सेपरेशन एंजाइटी। देन फियर ऑफ इंजरी एंड पेन में क्या था, क्यों होता है उनको? उनको क्यों डर लगता है? કે બીજા એના પિયર્સ છે એનાથી ડિફરન્ટ છે એમ એવું સમજ. हाँ, उनको लगेगा कि दे विल लुक डिफरेंट फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप, और दूसरों से वो अलग लिखेंगे। बिकॉज उनके लिए एडोलेसेंट एज ग्रुप में क्या ज्यादा मैटर करेगा उनके लिए? Appearance. अपीयरेंस, यस। उनके लिए अपीयरेंस, लुक्स एंड देयर फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो लुक्स पर फोकस वो ज्यादा करेंगे और उसको लगेगा कि वो दूसरों से अलग दिखेंगे। दे आर अफ्रेड, उसको भी डर लग रहा है, बट हाउ दे विल बिहेव? That they are not afraid. यस, उनको डर लग रहा है बट स्टिल दे विल बिहेव लाइक कि उनको डर नहीं लग रहा है। दे आर वेरी स्ट्रांग, ऐसे आपको मतलब एक्ट आउट करेंगे और इंप्रेशन देंगे। देन they will become, when you do the sexual examination, what they will do? when Development. you will do when you will do sexual examination, so adolescents क्या करेंगे? अनकंफर्टेबल फील करो Guarded. अनकंफर्टेबल They प्री स्कूलर्स भी फील करेंगे, बट guarded. एडोलेसेंट है, हाँ, वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। दे बिकम गार्डेड, ऐसे उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे कि आप उनको सेक्सुअल एग्जामिनेशन कर रहे हो। सो दे बिकम ओवर प्रोटेक्टिव, दे विल बिकम गार्डेड। वो इजीली ऐसे अच्छे से हम करने नहीं देंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। देन लॉस ऑफ कंट्रोल में, if they are not happy, then how they will behave? Anger. Exhibited Anger. it. They will Anger show their easily. anger, withdrawal and uncooperativeness. And adolescents क्या करते हैं? Help and then reject it.
they will seek the help and then reject it. It 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 happens. अगर आप किसी एडोलेसेंट को केयर कर रहे हो, so उसके बिहेवियर से आपको like you will get irritated, but still you have to keep in mind कि ये सब उनमें नॉर्मल है. we we have also gone from this phase. हम भी वो फेज में से गुजरे हैं. So we have to understand कि this is their age, वो ऐसा बिहेव करेंगे. But sometimes it happens कि हमें गुस्सा आ जाता है. We used to get irritated from their behavior. So interventions आप क्या करोगे? Effects of the illness on future. हाँ, सो उनको आप क्वेश्चंस करोगे किसके रिगार्डिंग? सो अपीयरेंस के रिगार्डिंग और Yeah. इलनेस के उनके फ्यूचर पर क्या अफेक्ट होगे. तो उसे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको क्या लगता है. देन Allow favorite foods. ओके, अलाउ फेवरेट फूड्स, बट Provide यू हैव yes, प्रोवाइड प्राइवेसी. यू हैव टू थिंक कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है. अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया गया है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है और उसको ये स्पेसिफिक फूड नहीं दे सकते, बट पेशेंट इज आस्किंग फॉर दैट फूड, सो यू कैन नॉट अलाउ दैट फूड. यू हैव टू एक्सप्लेन देम. डायरेक्टली आप उनके साथ झगड़ नहीं सकते कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस फूड. आपको उनको समझाना होगा, but we cannot provide that food. So it depends on the situation. We can allow them, but if possible, लास्ट में लिखा है कि if possible हो सके, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तभी आप दे सकते हो उनको. Then when I was doing internship, एक adolescent patient था, and at I guess 11 o'clock in the night, the patient asked for Maggie. पेशेंट को मैगी खानी थी कि मुझे मैगी खानी है, एनी हाउ बस मुझे मैगी खानी है. सो दिस हैपन्स. वो लोग ऐसे डिमांड करते हैं, बट वी कैन नॉट गिव देम बिकॉज वो ऑलरेडी सिक था और उसको जीआई प्रॉब्लम ही था. सो डॉक्टर ने नो अलाउ नहीं किया कि यू कैन नॉट ईट दैट. फिर नेक्स्ट, encouraged to wear their own clothes for normal यस, grooming activity. उनको जो खुद के क्लोथ्स पहनने हैं, दे विल टेल यू. अब उनको यूनिफॉर्म दोगे तो उनको लगेगा कि ये बहुत बहुत खुला है, कैसे दिख रहे हैं वो लोग, अजीब दिख रहे हैं. सो वो लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे. उनको सेल्फ ग्रूमिंग एक्टिविटीज करनी है, लाइक रेडी होना है, मेकअप करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं. यू कैन अलाउ देम, दे विल डू ऑल दिस थिंग्स. देन body diagrams to prepare for procedure. आपको प्रोसीजर समझाने के लिए बॉडी डायग्राम्स का भी यूज कर सकते हो, तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा. encourage मेन contact with the peer group. हाँ, मेन कंसर्न फ्रेंड्स का था, तो उनके जो पीयर ग्रुप्स है उससे आप कांटेक्ट करवा सकते हो कि यू कैन डू, और यू कैन कांटेक्ट टू योर फ्रेंड्स. प्रोवाइड Other फॉर adults एजुकेशनल जो है Education introduce कराना. needs. yes, someone is saying educational needs and other is saying Other adolescents હોય તો એમની જોડે introduce કરવાના. बट इफ अप्रोप्रिएट. दो एडोलेसेंट क्लाइंट है, एक को मिलना ही नहीं है, एक को ऐसा अजीब लग रहा है कि मैं नहीं मिलना चाहता, तो इफ इट इज अप्रोप्रिएट, दोनों बोथ द एडोलेसेंट्स आर विलिंग टू मीट ईच अदर, देन अगर अप्रोप्रिएट है, पॉसिबल है, तो आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि दोनों बात कर सके, ऐसा करवा सकते हो. देन एजुकेशनल नीड्स में आप क्या दोगे उनको? Related to the STI and abuse. जो उनमें मेन कंसर्न है उसके रिगार्डिंग आप दोगे. बट अननेसेसरीली अब अगर आप लाइक स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्टली आप एजुकेशनल नीड्स देना स्टार्ट कर दोगे, तो द एडोलेसेंट विल थिंक कि यू आर सो बोरिंग. अननेसेसरीली आप ज्ञान दे रहे हो, उनको ऐसा लगेगा. सो कैसे दोगे आप? According to their needs and situation. अकॉर्डिंग टू देयर नीड आप उनसे बात करोगे, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करोगे. in those topics they are interested. For example, उनको politics में interest नहीं है and you are talking about the politics, so they will not listen your conversation. So उनको जो interest है उसके बारे में बात करोगे, and धीरे धीरे आप उसको educational need दे सकते हो. डायरेक्टली आप educational needs दोगे, so they will not going to hear you, वो आपको सुनेंगे ही नहीं. So this happens. And उनमें क्या करना है? We have to develop
पॉजिटिव कॉपिंग Positive Positive coping mechanism. हाँ, उनमें हेल्प करनी है कि वो अच्छे से पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर सके. So any doubt till this? No, ma'am. Okay. So next topic is communication approaches. Different age group of people में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, उनसे कैसे बात करोगे, उनको कैसे हैंडल करोगे when they are hospitalized. So let's see about that. The first is general guidelines. कि जनरल गाइडलाइंस क्या फॉलो करनी है while you are doing your communication. So let's see box 19.1. So first is allow the child to feel comfortable with the nurse. चाइल्ड को अलाउ करना है कि वो नर्स के साथ मतलब आपके साथ वो कंफर्टेबल हो जाए, कंफर्टेबल फील करे. कम्युनिकेट थ्रू द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यूज ऑफ ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना है मतलब ऐसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप कैसे बुलाते हो कि आपको ये पसंद है, ऐसे करके धीरे धीरे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो. डायरेक्टली आप उनके साथ जाके आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर देते, आप कुछ ऑब्जेक्ट लेके जाते हो, फिर आप ऐसे बोलते हो कि आपको ये चाहिए, आपको ये पसंद है, और देन यू स्टार्ट द कम्युनिकेशन. अलाउ द चाइल्ड टू एक्सप्रेस द फियर्स एंड कंसर्न्स. चाइल्ड को किससे डर लग रहा है, क्या उसके कंसर्न्स है, उसको अलाउ करना है. स्पीक क्लियरली इन अ क्वाइट अनहरीड वॉइस. जब भी आप कम्युनिकेट करते हो किसी भी चाइल्ड से तो एकदम क्लियरली और क्वाइटली बोलना है, ज्यादा चिल्लाकर लाउडली नहीं बोलना है, चाइल्ड डर जाएगा. और एकदम अनहरीड वॉइस में बोलना है, बहुत फटाफट फटाफट बोलना है. ऑफर चॉइसेस व्हेन पॉसिबल. चॉइसेस जब भी हो सके उसको देनी है. इन्फेंट और टॉडलर को चॉइसेस में नहीं पता चलेगा, बट जब से वो प्री स्कूलर स्कूल गोइंग एडोलेसेंट हो जाए तब आप उसको चॉइसेस दे सकते हो. बी ऑनेस्ट विद द चाइल्ड. चाइल्ड के साथ एकदम ऑनेस्ट रहना है, उसको झूठ नहीं बोलना है कुछ भी. सेट लिमिट्स विद द चाइल्ड एज अप्रोप्रिएट. यस, आप सब ऐसा नहीं है कि आप चाइल्ड जो भी बोलेगा वो ही करोगे. चाइल्ड कुछ डेंजरस थिंग्स बोलता है तो वो भी आप उसकी हाँ में हाँ करोगे. यू हैव टू सेट सर्टेन लिमिट्स. जब भी अप्रोप्रिएट है कि ये चाइल्ड नहीं कर सकता, ये चाइल्ड के लिए सेफ नहीं है, सो वहां पर आपको लिमिट्स भी सेट करनी होगी. सो व्हेनेवर देयर इज अ नीड टू सेट द लिमिट्स, यू हैव टू सेट द लिमिट एज अप्रोप्रिएट. सो दिस आर द जनरल गाइडलाइंस. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इन्फेंट्स. अगर इन्फेंट है तो आप उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे. सो इन्फेंट रिस्पॉन्ड्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ एडल्ट such as holding, rocking, patting, cuddling and touching. Infants से आप बात ऐसे नहीं कर सकते ना, लाइक तुरंत. अभी infant that is so small, वो बहुत ही स्मॉल है, 1 month to 1 year का ही है, सो उससे तो आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते. तो इन्फेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिएक्ट करते हैं. आप उसको अच्छे से ऐसे होल्ड करोगे, ऐसे रॉकिंग, फिर उसको पीठ पर ऐसे थपथपाओगे, पैटिंग करोगे, उसको कडल करोगे, मतलब उसको अच्छे से ऐसे टच करोगे, उसको पैम्पर करोगे, तो चाइल्ड को अच्छा लगेगा, इन्फेंट को अच्छा लगेगा और वो आपके साथ घुल मिल जाएगा. यूज स्लो अप्रोच एंड अलाउ द इन्फेंट टू गेट टू नो द नर्स. यस, स्लोली स्लो अप्रोच यूज करना है. धीरे धीरे इन्फेंट आप नर्स से क्लोज होगा. ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट मीटिंग में इन्फेंट को ऐसे खिला लिया, गोदी में ले लिया तो आपके साथ वो अटैच हो जाएगा. इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. धीरे धीरे इन्फेंट नर्स को जानेगा और नर्स के साथ क्लोज होना स्टार्ट होगा. यूज अ काम सॉफ्ट सूथिंग वॉइस. आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे को कैसे खिलाते हो, एकदम काम सॉफ्ट और सूथिंग वॉइस में उनको बुलाते हो, लाइक छोटा बच्चा होगा तो. सो सेम वैसे ही बिहेव करना है. बी रिस्पॉन्सिव टू क्राइज. यस, दिस आर द इन्फेंट्स, दे आर सो स्मॉल. सो भूख लगेगी, सोना है, जब भी होगा दे विल क्राई, वो बोल नहीं सकते. सो जब भी वो रोते हैं सो बी इमीडिएट रिस्पॉन्सिव, लाइक इमीडिएट आपको रिस्पॉन्ड करना है कि क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ. सो तुरंत आप रिस्पॉन्ड करोगे सो उसको लगेगा कि हाँ, कि ये नर्स और ये जो पर्सन है वो मेरी केयर कर रहा है. उनको मेन यही कंसर्न होता है कि जब भी वो रोते हैं और जो भी उनको पहले केयर देगा तो दे विल गेट अटैच टू दैट पर्सन. टॉक एंड रीड टू इन्फेंट्स. टॉक एंड रीड मीन्स आपको पता होगा, आपने कभी छोटे बच्चों को खिलाया होगा तो पता होगा कि आप उनके साथ कैसे बात करते हो, लाइक छोटे बच्चे बनकर बात करते हो. रीड टू इन्फेंट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए. whether the child is hungry, the infant is hungry, whether the infant wants to sleep, क्या चाहिए उसको, वो बोल नहीं सकते. सो यू हैव टू रीड देम. उनको देखकर उनके बिहेवियर से पता चलना चाहिए कि उसको क्या चाहिए. Allow security objects such as blanket and pacifier if the infant has them. छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, तो उनकी एक फेवरेट ब्लैंकेट होती है कि उसके बगैर वो सोते नहीं है. एनीथिंग कुड बी देयर,
कोई भी फेवरेट क्लोथ होता है कि जिसकी वजह वो सोते नहीं है, सो उनके जो भी सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स है जिसमें उसको सूथिंग फील होता है, तो वो आप दे सकते हो। पैसिफायर, सम इन्फेंट्स आर लाइक दैट कि उनको पैसिफायर भी चाहिए, उससे उनको सिक्योर फील होता है, उसको अच्छा फील होता है, सो वो भी आप अलाउ कर सकते हो। नेक्स्ट इज टॉडलर। टॉडलर के साथ आप कैसे करोगे? नाउ टॉडलर कैन स्पीक और नॉट? Yes, they can. यस दे कैन स्पीक। इन्फेंट्स को आप नॉन वर्बली आप ट्रीट करोगे, बट टॉडलर कैन स्पीक, सो आप उनके साथ बात कर सकते हो। सो अप्रोच द टॉडलर कॉशियसली। व्हाई दे आर सेइंग कि कॉशियसली अप्रोच करना है? टॉडलर मींस एज ग्रुप इज 1 to 3 1 year to Three. 3 years। सो जब आप जैसे ही टॉडलर के सामने जाओगे, तो टॉडलर ऑलरेडी सेपरेशन एंजाइटी में है, सो दे विल cry वर्बल अटैक, फिजिकल अटैक्स करेंगे। सो हमें टॉडलर को बहुत कॉशियसली अप्रोच करना है। डायरेक्टली आप उसके सामने जाओगे तो दे विल पिंच यू, दे विल डू एनीथिंग। सो बहुत कॉशियसली अप्रोच करना है टॉडलर को, धीरे से, नहीं तो वो आपके साथ बैड बिहेव कर देंगे। रिमेंबर दैट टॉडलर एक्सेप्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स लिटरली। नाउ टॉडलर ऐसे नहीं है कि आप उसको अच्छे से खिलाओगे और वो तो आ जाएगा। नाउ दे कैन अंडरस्टैंड द वर्बल कम्युनिकेशन, सो वो वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करते हैं दूसरों लोगों के। लर्न द टॉडलर्स वर्ड फॉर कॉमन आइटम्स एंड यूज देम इन कन्वर्सेशन। यस, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। टॉडलर्स के उनकी खुद की डिक्शनरी होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने नाम से बोलेंगे। दे यूज टू कॉल एवरीथिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, सो वी हैव टू लर्न दैट। फॉर एग्जाम्पल कि वो स्पून को कुछ दूसरा बोलेंगे, स्पून नहीं बोलेंगे, दे विल स्पीक समथिंग एल्स। सो हमें पता होना चाहिए कि वो स्पून को ये बोलते हैं, ये वर्ड बोलते हैं। सो आपको जब उससे बात करनी है, whenever you want to say कि मैं आपको स्पून दूंगी, सो आपको वो वर्ड यूज करना होगा जो वो लोग यूज करते हैं। सो वी हैव टू लर्न देयर वर्ड्स एंड वी हैव टू यूज देयर न्यू वर्ड्स इन द कन्वर्सेशन। यूज शॉर्ट एंड कॉन्क्रीट टर्म्स। यस, बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़े बड़े वर्ड्स वो समझ नहीं पाएंगे, सो आपको शॉर्ट और कॉन्क्रीट टर्म्स यूज करने पड़ेंगे उनके साथ बात करने में। प्रिपेयर द टॉडलर फॉर प्रोसीजर्स इमीडिएटली बिफोर द इवेंट। यस, ऐसा नहीं कि प्रोसीजर और सर्जरी कुछ भी है तो शाम को 6 बजे है और आपने मॉर्निंग से प्रिपेयर कर दिया है, तो टॉडलर ऐसा स्टिल बैठा रहेगा? दैट विल नॉट पॉसिबल। सो जब भी प्रोसीजर या फिर कुछ सर्जरी हो, तो इमीडिएटली बिफोर दैट इवेंट ही आपको प्रिपेयर करना होगा। आप एडवांस में प्रिपेयर करोगे तो टॉडलर एक जगह पर बैठा ही नहीं रहेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। रिपीट द एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। आपने एक बार समझाया टॉडलर को कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर से आपको रिपीट करना होगा सारा एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन। यूज प्ले फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। यस, उनको समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप प्ले का यूज कर सकते हो। मतलब आप उसको ऐसे प्ले करके, नाटक करके आप उनको समझा सकते हो कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे और ऐसे सब। तो यूज विजुअल एड्स सच एज पिक्चर बुक्स, पपेट्स एंड डॉल्स। आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हो, पिक्चर बुक से वो इजीली समझ सकते हैं, पपेट से, डॉल से। अलाउ द टॉडलर टू हैंडल द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सप्लेन व्हाट द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट डज एंड हाउ इट फील्स। यस, अगर आप फॉर एग्जांपल पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करने गए, सो टॉडलर वो सब हैंडल करेगा, लाइक छुएगा, पकड़ेगा, एंड आपको उसको बताना है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, सो उसको अच्छा लगेगा। ऐसे आप कम्युनिकेट करोगे तो टॉडलर के साथ। एनकरेज द यूज ऑफ कंफर्ट ऑब्जेक्ट्स। उनके जो कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी टेडी, ब्लैंकेट, कोई भी क्लोथ, कुछ भी जो जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सो वो यूज कर सकते हैं। वी कैन एनकरेज द यूज ऑफ कंफर्ट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? Yes. नेक्स्ट इज प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? सो सीक अपॉर्चुनिटीज टू ऑफर चॉइसेस। जब भी आपको मौका मिले चॉइसेस देने का, तो टेक देयर अपॉर्चुनिटी। आपको देखना है कब कब आप उसको चॉइसेस दे सकते हो। फूड में दे सकते हो, क्लोथ्स में दे सकते हो, एनीथिंग। जब भी आप चॉइसेस दे सकते हो, तो यू हैव टू सीक दैट अपॉर्चुनिटीज कि आप कब कब उनको चॉइस दे सकोगे। स्पीक इन अ सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस में आप आपको बात करनी है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बोलने हैं।
बी कंसाइज एंड लिमिट द लेंथ ऑफ एक्सप्लेनेशन। यस, अब बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दोगे, चाइल्ड ने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर दे दिया, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया, सो चाइल्ड को वो समझ नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, छोटा एक्सप्लेनेशन देना है। Allow asking questions. Preschoolers and school going child will ask you lot of questions, so we have to allow them कि you can ask the question. Describe procedures as they are about to be performed. Yes, procedures आप कब describe करोगे, जब होने वाली हो, just before that procedure, आप थोड़े टाइम पहले ही, तभी आप उसको डिस्क्राइब करोगे। पहले डिस्क्राइब करोगे तो वो फिर से भूल जाएगा। सो आपको जब प्रोसीजर होने वाली हो तभी उसके पहले ही जस्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर। यूज प्ले टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड एक्टिविटीज। यस, आप प्ले का यूज कर सकते हो, लाइक नाटक करके समझा सकते हो उनको, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्टिविटीज एक्सप्लेन कर सकते हो। अलाउ द हैंडलिंग और इंस्ट्रूमेंट्स विच विल ईज द फियर एंड हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन। उसको भी आप इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स उनको देख सकते हो, दे कैन हैंडल दैट, लाइक उनको पकड़ना है, उनको देखना है, दे विल टेल यू कि मुझे दो ना, मुझे पकड़ना है, ये कैसा होता है। सो गिव देम द इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इफ दे आर सेफ फॉर देम। तो जो भी सेफ है तो आप उनको दे सकते हो, उससे क्या होगा, उनका डर थोड़ा कम होगा, लाइक उन्होंने डायरेक्टली छुआ है, सो डर कम होगा एंड उनके क्वेश्चंस के आंसर भी वो कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद प्री स्कूलर। Next is school age child. So establish limits. School age childs now they are grown up. So you have to establish certain limits कि you can do this and this. You cannot do these things. So you have to set the limits. Provide reassurance to help in alleviating fears and anxieties. Yes. जो भी उनके फियर्स है और एंजाइटीज है वो एलिमिनेट करने के लिए आपको रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा, इन द सेंस कि कुछ नहीं होगा, लाइक दिस इज द माइनर प्रोसीजर, इसमें दर्द नहीं होता, ऐसे ऐसे रीअश्योरेंस देना होगा। एंगेज इन द कन्वर्सेशन दैट एनकरेज थिंकिंग। उनके साथ कैसे कन्वर्सेशंस करने हैं, उनके साथ उनको ऐसे कन्वर्सेशंस में बिजी रखना है, एंगेज करना है कि जिससे उसकी थिंकिंग अच्छी हो, थिंकिंग एनकरेज हो, ऐसे कन्वर्सेशन उनके साथ करने हैं। यूज मेडिकल प्ले टेक्निक्स। यस, मेडिकल प्ले टेक्निक्स, अभी तक आपने प्री स्कूलर और टॉडलर में प्ले किया था, बट इसमें मेडिकल प्ले टेक्निक्स करोगे। मेडिकल प्ले मीन्स जब भी आप प्ले करते हो सो मेडिकल ही, वो लोग समझते हैं कि आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे लाइक किचन सेट से खेलेंगे, सो दे विल प्ले कि हाँ someone will become female and wife and husband, someone will become doctor, so ऐसे उनको मेडिकल प्ले भी समझ में आता है। सो मेडिकल प्ले और टेक्निक्स यूज करके आप समझा सकते हो सब। यूज फोटोग्राफ्स, बुक्स, डॉल्स एंड वीडियोस टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर। वो वीडियोस भी आप समझ सकते हैं, डॉल्स बुक्स से सबसे समझ सकते हैं, तो सब आप चीज यूज कर सकते हो, फोटोग्राफ्स, बुक्स और सब। एक्सप्लेन इन क्लियर टर्म्स, सब कुछ क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्लियर टर्म्स में एक्सप्लेन करना होगा। अलाउ टाइम फॉर कंपोजर एंड प्राइवेसी। यस, उनको टाइम देना होगा फॉर कंपोजर। कंपोजर मीन्स इट माइट बी पॉसिबल कि दे आर क्राइंग, अगर वो रोने लगते हैं या कुछ ऐसा होता है, सो गिव देम प्राइवेसी, उनको फीलिंग्स वेंट अप करने दो। अगर वो रो रहे हैं सो उनको प्राइवेसी दो, टाइम दो कि अच्छे से वो उनकी फीलिंग्स निकाल दे और दे बिकम अ नॉर्मल, उनकी जो भी फीलिंग्स, एंजाइटी, फियर्स है वो सब रोने से निकल जाएगा। सो अलाउ देम टाइम फॉर देयर कंपोजर एंड प्रोवाइड प्राइवेसी। अंडरस्टूड? यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट इज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट के साथ आपको कैसे कन्वर्सेशन करना है? रिमेंबर दैट एडोलेसेंट मे बी प्रीऑक्यूपाइड विद देयर बॉडी इमेज। दिस इज द सो, मतलब यू हैव टू थिंक दिस फर्स्ट। एडोलेसेंट हो गए, वो किससे ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड होते हैं? फ्रॉम देयर बॉडी इमेज। एवरी टाइम दे वांट टू लुक गुड, उनके बॉडी इमेज से वो ज्यादा कंसर्न होते हैं। encourage and support independence. They want to be independent, so you have to support their independence and we have to encourage them to be independent. Provide privacy. Use photographs, books and videos to explain the procedure. Engage in conversation about adolescents interest, जो मैंने आगे ही बोला था, उनके जो इंटरेस्ट है, उनको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उसमें आप कन्वर्सेशन में एंगेज रखो। जिसका उसको इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसा कन्वर्सेशन करोगे सो दे विल नॉट हियर यू। देन
अवॉइड बिकमिंग टू एब्स्ट्रैक्ट, टू डिटेल्ड एंड टू टेक्निकल। अब ज्यादा एब्स्ट्रैक्टली उनको बोलोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत डिटेल में आप बोल बोल करोगे तो उनको लगेगा कि ये क्या भाषण दे रहा है, लाइक ऐसा फील होगा। एंड बहुत टेक्निकल भी आपको नहीं बनना है। सो डोंट बी टू एब्स्ट्रैक्ट, टू डिटेल्ड एंड टू टेक्निकल। Avoid responding by praying, confronting, condensing, and expressing judgmental attitudes. Yes, praying से मतलब ऐसे डायरेक्टली उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, और कन्फ्रंट उनको डायरेक्टली नहीं कर सकते, कंडेंस्ड भी नहीं कर सकते कि यू आर समथिंग सुपीरियर, तुम्हें कुछ आता नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी आपने दुनियादारी नहीं देखी, आपको पता नहीं चलता, यू आर इंफीरियर, आपको अभी समझ नहीं आता। ऐसा ऐसे डायरेक्टली आप नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते। जजमेंटल आप एटीट्यूड्स भी नहीं देख सकते, लाइक यू कैन नॉट जज देम। अगर आप ऐसी सब चीज करोगे सो एडोलेसेंट आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, दे विल बिहेव लाइक कि इससे मुझे बात ही नहीं करनी, ये बहुत बोरिंग है, ये बहुत जजमेंटल है, ऐसा पर्सन है, ऐसे करके वो आपसे दूर रहेगा। दे विल नॉट कम्युनिकेट विथ यू। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एडोलेसेंट्स के साथ बात करने में पहले तो उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना है, उनके जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है उस पर बात करनी है, एब्स्ट्रैक्टली डिटेल्ड और टेक्निकल नहीं बनना है, प्राइंग, कन्फ्रंटिंग, कंडेंसिंग से हमें उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जजमेंटल नहीं बनना है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स व्हाइल you are communicating with adolescents. Understood? Yes. Yes, ma'am. Okay. So let's take a short break. यहाँ तक हमने सारा कन्वर्सेशन कैसे करना है एज ग्रुप का वो खत्म कर लिया, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। Come back from break. Yes, Should we ma'am. start now? Okay. So next topic is car safety seats and guidelines. You might be aware of कि in NCLEX countries there is a rule to take any child who is infant, toddler or preschooler, you have to be compulsory, you have to get the car safety seats. Are you aware of that? Yes. Yes, ma'am. हाँ, सो इट इज रूल, वहां पर एंग्लिक्स कंट्री में ऐसा रूल है कि अगर आपको आपके पास लाइक छोटा टॉडलर है, टॉडलर, इन्फेंट, प्री स्कूलर, कोई भी चाइल्ड है और आपको उसको लेके जाना है कार में, सो आपके पास ये कार सेफ्टी सीट्स होनी ही चाहिए। विदाउट दैट यू कैन नॉट मेक द चाइल्ड ट्रैवल, इसके बिना ट्रैवल कार में कर ही नहीं सकते। सो दिस इज द कंपल्सरी रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। So the safest place for all children to ride regardless of age is in the back seat of the car. जो कार की बैक सीट है that is the safest place. कितनी भी एज का हो, regardless of age, कौन सी भी एज ग्रुप में हो, but back seat is the safest place for the child. वहां पर वो सेफ रहेगा। Lock the car doors. 4-door car should be equipped with child safety locks on back doors. जो भी आपके पास कार है सो सारे डोर्स लॉक होने चाहिए एंड 4-door कार होनी चाहिए। कुछ ऐसी स्पोर्ट्स कार और ऐसी आती है कि लाइक आगे के डोर से पीछे जाना होता है, तो ऐसी कार नहीं चलेगी, 4-door कार्स होनी चाहिए। और पीछे के जो डोर्स है, बैक सीट्स के जो दोनों डोर्स है, उसमें चाइल्ड लॉक सेफ्टी वाला लॉक होना चाहिए कि वो खुद से गलती से भी ओपन ना कर दे। There are different types of car safety seats and manufacturers guidelines need to be followed. जो कार सेफ्टी सीट्स होती है वो बहुत अलग अलग वेराइटीज की टाइप्स की आती है। सो कैसे यूज करनी है, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइन होगी उस पे लिखा होगा कि आपको कैसे रखनी है, क्या अंदर स्ट्रेप्स कैसे पहनने हैं, टाइट कैसे करना है, सो सारी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देयर इज अ लिंक, ये लिंक पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट यू कैन सी द इमेज कि कैसे होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में शायद आ सकता है। आपको पहले जो इमेज दिख रहा है दैट इज फॉरवर्ड फेसिंग रिस्ट्रेंट। दो तरह के रिस्ट्रेंट आते हैं, रिस्ट्रेंट हो या फिर कार सेफ्टी सीट हो, दोनों सेम चीज है। फॉरवर्ड फेसिंग एंड रियर फेसिंग। रियर फेसिंग मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय रियर फेसिंग? रियर मतलब दिस इज द फॉरवर्ड फेसिंग सीट। फॉरवर्ड फेसिंग सीट से आपको क्या पता चल रहा है, इससे क्या दिख रहा है, ये कैसी है, कहां पर रखी है? टेल मी बैक व्हाट यू सीट कैन सी इन पर। द, हाँ बैक सीट पर रखी है। और
चाइल्ड उस पर बैठेगा तो उसका फेस कैसा होगा, कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में होगा? सीधो हसे। यस, इन द टुवर्ड्स द विंडशील्ड, जो कार का आगे का जो ग्लास है या फिर नॉर्मली जो हम बैठते हैं वहां पर होगा। रियर फेसिंग रिस्ट्रेंट कैसा होगा, चाइल्ड को कैसे बिठाएंगे? फॉर एग्जांपल ये से ड्राइवर्स की सीट है आगे वाली एंड देयर इज अ स्टीयरिंग, ऐसे स्टीयरिंग है, सो चाइल्ड का ये रिस्ट्रेंट यहाँ पर रखा हुआ होगा, ऐसे होगी, सो दैट इज रियर फेसिंग। और चाइल्ड जो पीछे का ग्लास है वहां पर फेस करके बैठा होगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इन्फेंट एंड टॉडलर को ऑलवेज रियर फेसिंग रिस्ट्रेंट में ही बिठाना है। दे कैन नॉट सीट इन फॉरवर्ड फेसिंग रिस्ट्रेंट, अंडरस्टूड? इन्फेंट और टॉडलर को कौन से टाइप की कार सेफ्टी सीट में बिठाओगे आप? इन्फेंट और टॉडलर को कौन सी कार? रियर, रियर फेस। यस, रियर फेसिंग। उसका मतलब क्या? ड्राइवर ने सीट ने बैक साइड उनको बेसाड़वा। हाँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये रियर फेसिंग है, आगे जो ड्राइवर सीट्स है, और यू कैन सी हियर देयर इज अ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जो कार का होता है, तो दिस इज अ रियर फेसिंग restraint example and this is a forward facing restraint example। पता चला कैसे बैठेगा चाइल्ड? ये आगे की सीट है, ये दिस इज द ड्राइवर सीट एंड ड्राइवर्स के बाजू की सीट है, और चाइल्ड पीछे की तरफ फेस करके बैठेगा। सो दिस इज अ रियर फेसिंग रिस्ट्रेंट, दिस इज अ फॉरवर्ड फेसिंग रिस्ट्रेंट। और उसमें क्या ध्यान रखना है, टॉडलर से बड़ा है, लाइक प्री स्कूलर और उससे बड़ा है, सो उसमें आप फॉरवर्ड फेसिंग में बिठा सकते हो, बट इफ इट इज इन्फेंट और टॉडलर यू हैव टू कंपल्सरी place them in a rear facing restraint, फॉरवर्ड फेसिंग में आप नहीं बिठा सकते। एंड यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो भी आप रिस्ट्रेंट खरीदते हो या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट इज स्ट्रेप्स एट और अबोव द शोल्डर्स। ये जो स्ट्रेप्स है, यू कैन सी हियर एरो, कि जहां से आप चाइल्ड को ऐसे सेफ्टी बकल लॉक करोगे, सो शोल्डर्स पर होने चाहिए, ऐसे कंप्लीटली शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए। देन चेस्ट क्लिप एट द आर्म पिट लेवल, यू कैन सी हियर देयर इज अ चेस्ट क्लिप, जहां से आप लॉक करोगे, सो वो कहां पर होनी चाहिए? यू कैन सी हियर आर्म पिट, आर्म पिट मीन्स एक्सिला, एक्सिला के वहां से निकलनी चाहिए और वहां पर उसका लॉक होना चाहिए, ना कि एब्डोमेन पर, नीचे भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, आर्म पिट के लेवल पर ही वो चेस्ट क्लिप होनी चाहिए। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। देन टॉप ऑफ ईयर और बिलो द टॉप ऑफ रीस्ट्रेंट्स, ये जो ईयर है, ईयर का टॉप है, सो रीस्ट्रेंट से नीचे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रीस्ट्रेंट का पीछे का बैक सपोर्ट यहाँ तक ही है, सो चाइल्ड का हेड ऐसे फ्रीली फ्लोट कर रहा है, पीछे कुछ सपोर्ट ही नहीं है, अगर कुछ एक्सीडेंट या जर्क आ जाए तो चाइल्ड के हेड को भी सपोर्ट मिलता रहे, उसकी वजह से जो रीस्ट्रेन की लेवल है वो ईयर के टॉप ईयर से ऊपर होनी चाहिए, उसके लेवल में भी नहीं होनी चाहिए, लाइक यहाँ इतनी भी रिस्ट्रेंट नहीं होगी, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू Yes. से? हाँ, एंड लास्ट इज नो स्लैक इन द हार्नेस स्ट्रेप, ये जो सारे स्ट्रेप्स है लूज नहीं होने चाहिए, कंप्लीटली प्रॉपरली फिटेड होने चाहिए, ज्यादा फिट होगी तो चाइल्ड बहुत डिस्कम्फर्ट फील करेगा, सो प्रॉपर फिटिंग में होने चाहिए, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, प्रॉपर स्नगली फिटेड स्ट्रेप्स होने चाहिए। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड जब भी रीस्ट्रेन यूज करते हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि स्ट्रेप्स और रीस्ट्रेन क्लिप्स कैसी होनी चाहिए, रीस्ट्रेन का पीछे का जो हेड का सपोर्ट है वो ईयर से ऊपर होना चाहिए, द टॉप ऑफ द ईयर जो है उससे ऊपर होना चाहिए, जो चेस्ट क्लिप है वो आर्मपिट एरिया में होनी चाहिए, जो स्ट्रेप्स है वो शोल्डर पर आने चाहिए, ऐसा नहीं कि लूज है तो ऐसे निकल जाता है स्ट्रेप्स, ऐसा नहीं चलेगा, स्ट्रेप्स शुड बी एट द शोल्डर और अबव द शोल्डर, यहाँ पर प्रॉपर होने चाहिए और लूज नहीं होने चाहिए। एंड इन्फेंट और टॉडलर को कौन से टाइप की सीट में बिठाओगे आप? Rear facing restraint. Rear facing, yes. So this is about car safety seats. Next is preventive pediatric health care. जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसमें आप हेल्थ केयर कैसे दोगे, प्रिवेंटिव वाली, उसको कुछ हुए ही नहीं, पहले से प्रिवेंशन ले रहे हो, सो कैसी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर दोगे इन अ पीडियाट्रिक पेशेंट? सो लेट्स स्टडी।
Well checks are important in promoting health early in childhood and preventing the disease in later in life. Well checks means, what do you understand by well checks? हेल्थ Regular. चेकअप जो हम हेल्थ चेकअप बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वेल चेक्स. सो वेल चेक्स लिखा हो, सो क्या समझना है, दे आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ चेकअप. सो हेल्थ चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग हेल्थ अर्ली इन चाइल्डहुड एंड प्रिवेंटिंग डिजीज लेटर इन लाइफ. पीडियाट्रिक पेशेंट का भी आप हेल्थ चेकअप करोगे, सो उससे आपको पता चल जाएगा उसको आप डिजीज जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, तो आप अर्ली ही प्रिवेंट कर सकते हो और उसकी अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ आप प्रमोट कर सकते हो. Childhood obesity, diabetes type 2 and hyperlipidemia. What is hyperlipidemia? Increased level of lipid in blood. New students will speak. What is hyperlipidemia? What is hyperlipidemia, new students? Increased level of lipids. Increased level of lipids. So, which are the lipids? कौन से लिपिड्स है जो इंक्रीज हो गए? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, HDL. एचडीएल इंक्रीज होगा तो Good check. अगर हाँ, सो दैट इज गुड. सो एचडीएल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज द गुड थिंग. बट वेन एवर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरलिपिडेमिया, उसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, वो सब बढ़ जाता है, बट एचडीएल कम हो जाता है. सो दैट इज सो कॉमन. चाइल्डहुड ओबेसिटी, type 2 diabetes mellitus, hyperlipidemia are noted to have an increased incidence in recent years. इस recent years में चाइल्डहुड में ही ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरलिपिडेमिया के केसेस आ गए हैं. This all we will study in the pediatric portion. So हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे, सो ये सब हम अर्ली ही ट्रीट कर सकते हैं. द अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दैट इज AAP, and Bright Futures have developed guidelines regarding the recommended ages children should receive certain assessment and screening. ये जो AAP and Bright Futures है, उन लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है. कैसी गाइडलाइंस की एट व्हाट एज कैसा असेसमेंट और कैसी स्क्रीनिंग करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर टॉडलर है तो उसमें कौन सा हेल्थ स्क्रीनिंग करोगे, चेकअप करोगे. सो अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप उन्होंने सर्टेन असेसमेंट एंड स्क्रीनिंग्स दिखाए हैं. बॉक्स 19.2 फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग recommended preventive services and screenings. जो बॉक्स 19.2 है उसमें कौन से प्रिवेंटिव सर्विसेज और स्क्रीनिंग करोगे, एंड देयर इज बॉक्स 19.3, they suggested the timeline for the preventive services also known as well child checks. So health checkups है. Let's study the box 19.2 and 19.3. There is a link जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से स्क्रीनिंग्स क्या करने चाहिए. सो फर्स्ट इज बॉक्स 19.2. 19.2 में एज अकॉर्डिंग, लाइक पीडियाट्रिक क्लाइंट में इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंट तक आपको कौन से टाइप की स्क्रीनिंग्स करने हैं, कौन से चेकअप करने हैं, वो स्टडी करेंगे हम. सो फर्स्ट इज हिस्ट्री. वी हैव टू टेक द हिस्ट्री. देन मेजरमेंट्स लोगे. आपको पता है कि आप जब कॉलेज में थे, व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, हम पीडियाट्रिक क्लाइंट्स में मेजरमेंट लेते थे, हेड सर्कमफरेंस, चेस्ट सर्कमफरेंस, आर्म सर्कमफरेंस. सो ऐसे मेजरमेंट्स लेने हैं, लाइक उनकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, हेड सर्कमफरेंस क्या है, BMI क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है. सो ये सब मेजरमेंट्स लोगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज इज हैपनिंग और नॉट. देन सेंसरी स्क्रीनिंग करोगे, उसका विजन कैसा है, उसका हियरिंग कैसा है. दिस आर द स्क्रीनिंग्स. देन डेवलपमेंटल और बिहेवियरल हेल्थ में आप क्या करोगे, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करोगे. डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर एज. अगर फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड 1 ईयर का हो गया है बट स्टिल द चाइल्ड इज नॉट क्रॉलिंग, सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल.
abnormal. दिस इज एबनॉर्मल. वी विल स्टडी फर्दर. माइलस्टोन्स होते हैं कि ये मंथ में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है व्हेन वी आर स्टडीइंग पीडियाट्रिक की फर्स्ट मंथ में क्या करता है चाइल्ड, सेकेंड मंथ में क्या करता है, जो माइलस्टोन्स होते हैं. सो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करना है. माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग चाइल्ड जा रहा है या नहीं अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल एज. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर स्क्रीनिंग. वी नो कि चाइल्ड में अभी ऑटिज्म बहुत कॉमन हो गया है, सो वी हैव टू स्क्रीन आउट कि चाइल्ड को ऑटिज्म है या नहीं. देन डेवलपमेंटल सर्वेलियंस करना है, उसके डेवलपमेंटल ग्रोथ का सर्वे करना है कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं. साइकोसोशियल बिहेवियरल असेसमेंट, उसका बिहेवियर कैसा है, साइकोसोशियल डेवलपमेंट उसका अच्छा हुआ है या नहीं. सो वी हैव टू असेस दैट. डिप्रेशन स्क्रीनिंग करना है. पीडियाट्रिक क्लाइंट में डिप्रेशन नहीं होता है बट एडोलेसेंस में होगा. दिस ऑल स्क्रीनिंग्स आर फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस. सो एडोलेसेंस में डिप्रेशन इज कॉमन, सो उनमें डिप्रेशन स्क्रीनिंग करोगे. मैटरनल डिप्रेशन स्क्रीनिंग एज अप्रोप्रिएट. यस, अगर आपको लगता है कि आपने पहले चाइल्ड का किया उसमें आपको डिप्रेशन लगा, सो अगर आपको जरूरत लगे, इफ यू फील दैट इट इज अप्रोप्रिएट, देन यू हैव टू आल्सो स्क्रीन फॉर मैटरनल डिप्रेशन. मदर का डिप्रेशन भी आपको असेस करना पड़ेगा. देन फिजिकल एग्जामिनेशंस में आप क्या करोगे. सो प्रोसीजर्स में न्यूबॉर्न ब्लड, आप ब्लड टेस्ट करने के लिए न्यूबॉर्न का ब्लड ले सकते हो. न्यूबॉर्न बिलीरुबिन आप चेक करोगे. क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स है या नहीं तो उसकी प्रोसीजर्स करोगे. इम्यूनाइजेशन आप करोगे. अनीमिक है या नहीं, सो अनीमिया के लिए चेक करोगे. वेदर देयर इज अ लीड टॉक्सिसिटी और नॉट, सो वो चेक करोगे. टीबी के लिए चेक करोगे. डिस्लिपिडेमिया, व्हाट इज डिस्लिपिडेमिया? व्हाट इज डिस्लिपिडेमिया? Students, what is dyslipidemia? breakdown of lipid Sorry. breakdown of lipid breakdown of lipids. No, not breakdown of lipid. abnormal increased cholesterol and fat. Yes, they have not tell you that increase. This means abnormal. So the lipid has become abnormal. लिपिड सारे एबनॉर्मल हो गया है. और एबनॉर्मल में क्या हुआ है, अगर इंक्रीज हुए हैं सो हाइपरलिपिडेमिया वी विल कॉल इट. बट डिसलिपिडेमिया मींस वो रेंज में नहीं है. देयर इज एन एबनॉर्मलिटी इन द लिपिड लेवल्स. सिंपली एक ब्रीफ डिस्कशन है, ब्रीफ बोल रहे हैं कि लिपिडेमिया, लिपिड्स एबनॉर्मल हो गए, सो फॉर दैट देयर इज अ टर्मिनोलॉजी डिसलिपिडेमिया. अगर वो इंक्रीज हो गए सो इट इज हाइपरलिपिडेमिया. अंडरस्टूड? Yes. यस. फिर एसटीआई है या नहीं, सो इट इज फॉर एडोलेसेंस. नॉर्मल चाइल्ड में एसटीआई कब होंगे, जब पेरेंट्स को लाइक प्रॉब्लम है और एचआईवी कुछ है तो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो सकते हैं व्हाइल बर्थिंग. सो एसटीआई नॉर्मली एडोलेसेंस में कॉमन है, सो एसटीआई है या नहीं वो चेक करोगे. एचआईवी है या नहीं वो चेक करोगे. सर्वाइकल डिस्प्लेशिया, व्हाट इज डिस्प्लेशिया? ये भी एडोलेसेंट में आएगा. सो सर्वाइकल डिस्प्लेशिया मींस व्हाट? What do you mean by cervical dysplasia? हाइपरप्लेशिया ऐसा कुछ. जैसे डिसलिपिडेमिया में अगर इंक्रीज होता है तो देयर इज हाइपरलिपिडेमिया. डिस्प्लेशिया और उसमें भी हाइपरप्लेशिया. abnormal cell यस. एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, दैट इज सर्वाइकल डिस्प्लेशिया. अगर वो एबनॉर्मल ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है नंबर में, सो दैट इज नंबर में इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे उसको. Hyperplasia. hyperplasia. और अगर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो, ऐसे साइज में इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी. यस. तो सर्वाइकल जो सर्विक्स है उसमें एबनॉर्मली ग्रो होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए. सो सर्वाइकल डिस्प्लेशिया, ये सब प्रोसीजर्स है, आपको चेक करना पड़ेगा. सो ये सब आप चेक करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन में. हेल्थ रिलेटेड आप फ्लोराइड वार्निश दोगे. फ्लोराइड वार्निश मीन्स
फ्लोराइड किसके लिए हेल्पफुल है? हमने कहाँ पढ़ा था ऐसा कि फ्लोराइड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर विच ऑर्गन? teeth, टीथ के मदर। लिए। टीथ हेल्थ के लिए फ्लोराइड इज सो इम्पोर्टेंट। फ्लोराइड से इनेमल स्ट्रॉन्ग होता है। सो अगर आपको लगता है कि उसके टीथ का अच्छा ग्रोथ करना है, सो फ्लोराइड वार्निश कर सकते हो। लाइक फ्लोराइड से डेंटिस्ट क्या करेंगे, लाइक पॉलिश जैसा करेंगे, फ्लोराइड आपको देंगे। फ्लोराइड सप्लीमेंट्स दे सकते हो फॉर देयर गुड डेंटल हेल्थ। एंटीसिपेटरी गाइडेंस दे सकते हो। आपको जो लगता है कि हाँ ये इसको मुझे ये गाइडेंस देना है, ये आपको हेल्थ एजुकेशन देना है, सो जो भी रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन है आप दे सकते हो। सो दिस इज ऑल द स्क्रीनिंग। कैसा स्क्रीनिंग करना है, क्या स्क्रीनिंग करना है फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंट। अंडरस्टूड? Yes. ओके। नेक्स्ट इज कब कब करना है। द बॉक्स नेक्स्ट दैट इज 19.3। आप कब करोगे, व्हाट इज द टाइम पीरियड? जैसे प्रीनेटल विजिट्स होती है, सो कब कब करनी होती है विजिट, सो सेम लाइक दैट जो भी पीडियाट्रिक क्लाइंट है उसकी कब विजिट करोगे, कब स्क्रीनिंग करोगे। ये स्क्रीनिंग करना है वो तो हमें पता है, बट एट व्हाट फ्रीक्वेंसी? तो पहले तो जब भी चाइल्ड बॉर्न ही नहीं होता है तब से उसका स्क्रीनिंग स्टार्ट होता है, दैट इज प्रीनेटल विजिट। प्रीनेटल विजिट मींस मदर का आप चेकअप करते हो कि अंदर जो चाइल्ड है वो हेल्दी है या नहीं। सो प्रीनेटल विजिट करोगे जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होता है। सो फर्स्ट इज न्यू बॉर्न विजिट। बॉर्न हुआ है एंड यू आर चेकिंग कि वेदर द चाइल्ड इज हेल्दी और नॉट। सो फर्स्ट न्यू बॉर्न विजिट होगी। सेकेंड फर्स्ट वीक विजिट होगी। फर्स्ट वीक विजिट मीन्स 3 से 5 दिन का हो जाएगा चाइल्ड, तभी एक पहली विजिट होगी, फर्स्ट वीक विजिट। देन 1 मंथ विजिट, जब चाइल्ड 1 मंथ का हो जाता है तब एक विजिट करनी पड़ती है फॉर द चेकअप। 2 मंथ विजिट, 2 मंथ का हो जाता है चाइल्ड तब उसकी विजिट होगी पीडियाट्रिशियन के साथ फॉर द चेकअप। देन 3 मंथ विजिट होगी। यू कैन सी हियर कि दोनों में एक एक मंथ का डिफरेंस है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक एक एक मंथ, एवरी मंथ विजिट करने जाना पड़ेगा। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। देन 4 महीने का हो जाए बच्चा फिर डायरेक्टली 6 मंथ जाना है। सो कितना गैप हुआ आफ्टर 2 मंथ्स? 4 महीने का था तब उसने विजिट की थी, फिर डायरेक्टली 6 मंथ का हो जाए चाइल्ड तब विजिट करनी है। 6 मंथ के बाद डायरेक्टली जब 9 मंथ्स का हो जाए चाइल्ड तब विजिट करनी है। सो द डिफरेंस इज 3 मंथ। सो यू कैन हियर कि पहले हर 1 महीने के बाद जाते थे, फिर हर 2 महीने के बाद, फिर हर 3 महीने के बाद, ऐसा है, सीक्वेंस में है। सो 9 मंथ्स का हो जाए फिर उसके बाद डायरेक्टली 12 मंथ्स दैट इज 1 ईयर का हो जाए तब जाना है। सो अगेन देयर इज अ 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स फिर से विजिट करनी है। 12 मंथ्स का हो जाए देन 15 मंथ्स का हो चाइल्ड तब जाना है। सो अगेन आफ्टर 3 मंथ्स। सो यू कैन सी कि आफ्टर एवरी 1 मंथ 3 बार जाना है, फिर 2 मंथ दो, ऐसे 2 विजिट होगी, सो बीच में 2 मंथ का गैप होगा। देन 3 बार जाना है इन द डिफरेंस ऑफ 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स के गैप पर 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, देन 18 मंथ्स का हो जाए चाइल्ड दैट इज 1.5 ईयर। 1.5 ईयर का हो जाए चाइल्ड तब जाना है। जब 1.5 ईयर का हो जाए चाइल्ड, सो एवरी 6 मंथ विजिट होगी। यू कैन सी कि ये 1.5 साल का था, तब जब 2 साल का हो जाएगा चाइल्ड तब उसको विजिट करनी है। देन 2.5 साल का हो जाएगा, सो 2.5 ईयर का हो जाए चाइल्ड। सो यू कैन सी हियर कि इसमें 6 महीने का गैप है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, देन 3 साल। सो इन दिस यू कैन सी कि 6 मंथ्स के गैप पर जाना है। 3 साल के बाद क्या करना है, एनुअल विजिट फ्रॉम 4 इयर्स ऑफ एज टू 18 इयर्स। 4 साल से लेके 18 साल तक ना हो जाए चाइल्ड तब एवरी ईयर जाना है। सो हर ईयर जाना है। यहाँ पर मंथ तक था, फिर जब भी चाइल्ड 3 साल का हो गया देन 4 साल का हो जाए तो 4 5 6 7 एवरी ईयर एनुअली विजिट करनी है। देयर आफ्टर द चाइल्ड शुड बिगिन अ विजिट टू जनरल प्रैक्टिशनर। 18 साल तक एडोलेसेंट है तो पीडियाट्रिशियन देखेगा, 18 साल के बाद वो एडल्ट कहलाएगा। सो जनरल प्रैक्टिशनर मींस जो भी मेडिकल एडल्ट के जो है उनके साथ हो जाएगा 18 साल के बाद। 18 साल तक पीडियाट्रिक की विजिट करता है। कब करेगा चाइल्ड? सो अंडरस्टूड अबाउट दिस विजिट्स कब करनी है? Yes, ma'am. हाँ, सो पहले प्रीनेटल न्यूबॉर्न 3 से 5 दिन का हो, सो फर्स्ट विजिट में करनी है। बस 1 महीने का हो तब, 2 3 4 महीने का हो देन डायरेक्टली 6 9 12 15 18। फिर 2 इयर्स का हो जाए चाइल्ड तब, 2.5 इयर्स का, 3 इयर्स का हो जाए तब, 4 इयर्स का होगा तब होगी एक विजिट। एंड आफ्टर 4 इयर्स टू 18 इयर्स एनुअली हर साल वो विजिट करेगा।
18 साल तक वो पीडियाट्रिशियन को दिखाएगा, आफ्टर दैट वो जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाने जाएगा। नाउ द चाइल्ड इज एडल्ट, अभी जो एडोलेसेंट फेज है वो खत्म हो गया है, अभी वो एडल्ट बन गया है, सो उसके बाद उसको जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाना है। सो दिस इज द ड्यूरेशन कि कब कब विजिट करने के लिए जाना है। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। सो अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया, तो इम्यूनाइजेशन कैसे छोड़ेंगे? सो लेट्स स्टडी अबाउट इम्यूनाइजेशन. So, what are the guidelines for immunization? Immunization are an important aspect of health promotion during childhood. हम immunization क्यों करवाते हैं? बचपन से जब भी चाइल्ड बॉर्न होता है, फ्रीक्वेंटली उसको वैक्सीनाइज क्यों करवाते हैं? फॉर प्रमोटिंग देयर हेल्थ। चाइल्डहुड में उसकी हेल्थ प्रमोट हो, उसको सर्टेन डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती रहे, उसके लिए हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं. In the United States, the recommended age for beginning primary immunization of infant is at birth. सबको पता है, not only in the US. इम्यूनाइजेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? कोई भी बच्चा हो, उसका इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? What is the ideal age? At birth, because बर्थ पर कौन सी वैक्सीन देते हैं हम? BCG, BCG. hepatitis तो B, हेपेटाइटिस हाँ, बी so एंड that is BCG, हेपेटाइटिस बी के लिए देते हैं. तो जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होगा तब से ही इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स का हो जाए चाइल्ड, तब स्टार्ट करना है. बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है इम्यूनाइजेशन. Children who begin primary immunization at the recommended age but fail to receive all required doses do not need to begin the series again. They need to receive only the missed dose. ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड है जिसने प्राइमरी इम्यूनाइजेशन तो स्टार्ट कर लिया था, लाइक बर्थ पर तो वैक्सीन ले ली थी, बट उसने कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखी, बर्थ पर ली, फिर 1 महीने ली, 2 महीने ली, और बीच में फिर एक भी डोज लिया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अभी उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, जो उसने वैक्सीन नहीं ली है सिर्फ वो ही देनी है, फिर से पूरा चालू नहीं करना है कि बर्थ से लेकर फिर से BCG और सब स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है. जो उसने नहीं ली है सिर्फ वो ही वैक्सीन देनी है. If there is a suspicion that the parent will not bring the child to the pediatrician or healthcare clinic for follow-up immunization according to the optimal immunization schedule, any of the recommended vaccines can be administered simultaneously. Yes, आप पीडियाट्रिक नर्स हो और आपने एक बच्चे को वैक्सीन दिया है, बट आपको शक हो रहा है कि ये जो पेरेंट है नेक्स्ट टाइम बच्चे को वैक्सीन के लिए लेकर ही नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? यू आर अ पीडियाट्रिक नर्स एंड आपको डाउट है कि ये जो पेरेंट है अपने बच्चे को नेक्स्ट फॉलो अप इम्यूनाइजेशन, लाइक आफ्टर 2 मंथ्स अगेन एक इम्यूनाइजेशन है, सो वो लेकर ही नहीं आएंगे, आपको ऐसा डाउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? एक साथ व्हाट दे यू विल डू? आपको। हाँ, एक साथ हम 2 दे सकते हैं, बट इट शुड बी रेकमेंडेड. सर्टेन वैक्सीन हम साथ में नहीं दे सकते, बट अगर वो रेकमेंडेड है कि हम साथ में दे सकते हैं, तो आप साइमल्टेनियसली दोनों वैक्सीन वो ही टाइम पर दे दो. बट इफ इट इज नॉट रेकमेंडेड, आप दोनों साथ में नहीं दे सकते ड्यू टू देयर एडवर्स रिएक्शन, तो यू कैन नॉट गिव इट. बट अगर वो रेकमेंडेड है तो आप दोनों साथ में दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो. सो दिस इज एन ऑप्शन, सो इट कैन बी डन. Next is general contraindications and precautions. That is for all vaccines. General contraindications. कौन से person को आप नहीं दे सकते, क्या precautions ध्यान में रखने हैं वो. So vaccine is contraindicated if the child has experienced any anaphylactic reaction to a previously administered vaccine or a component in vaccine. कौन से लोगों को आप वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट करोगे, नहीं दोगे? सो ऐसे चाइल्ड जिन लोगों ने एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एक्सपीरियंस किया था. न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन? व्हाट इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन? एलर्जी. yes, but it is severe form of allergy. So allergic reaction अगर severe हो जाए, so it is called as anaphylactic reaction. So पहले आपने वैक्सीन दी, प्रीवियसली एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन की वजह से, या वैक्सीन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, वैक्सीन जिससे बनाई है, उससे अगर चाइल्ड को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आया है, तो नेक्स्ट टाइम वो वैक्सीन आप वो चाइल्ड को नहीं दे सकते. एंड लाइव वायरस वैक्सीन generally are not administered to individual with severely deficient immune systems. लाइव वैक्सीन हम कौन से लोगों को नहीं दे सकते? लाइव वैक्सीन
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। हाँ, जिसकी इम्यून सीवियरली डेफिशिएंट है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वैसे पेशेंट को हम लाइव वैक्सीन और लाइव वायरस वैक्सीन नहीं दे सकते, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इंडिविजुअल्स विद सीवियर सेंसिटिविटी टू जिलेटिन एंड प्रेग्नेंट वुमन। दूसरे कौन से लोगों को लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते? तो जिसको जिलेटिन की सेंसिटिविटी हो, जो एलर्जिक हो, बिकॉज लाइव वैक्सीन में एक कॉम्पोनेंट होता है दैट इज जिलेटिन। सो अगर उस पर्सन को जिलेटिन से ही एलर्जी हो तो उसको आप लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। एंड प्रेग्नेंट वुमेन को भी लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। क्यों? देयर माइट बी चांसेस, वो लाइव है, सो प्रेग्नेंट है फीमेल, सो फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। सो ऐसे ये 3 पेशेंट को आप लाइव वैक्सीन दोगे? नहीं। नहीं, वी हैव टू अवॉइड द लाइव वैक्सीनेशन इन दिस पेशेंट्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. A vaccine is administered with caution to an individual with a moderate or severe acute illness or with or without fever. Yes. Caution और contraindication दोनों में फर्क क्या है? Contraindicated means नहीं दे सकते। we cannot give, and caution से caution means वो प्रिकॉशन थे आपका हाँ, we can give the vaccine but we have to be very careful. So कौन से लोगों में आपको कॉशियसली वैक्सीन देनी है? कोई ऐसा पर्सन है जिसको मॉडरेट और सीवियर एक्यूट इलनेस है, फीवर है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, विद फीवर और विदाउट फीवर, बट वो पेशेंट को मॉडरेट या सीवियर इलनेस है। सो ऐसे पेशेंट को वैक्सीन देते वक्त वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दे सकते, उनको दे सकते, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। नेक्स्ट सेक्शन जो 9 है, इसके बाद का टॉपिक, उसमें आपको वी विल स्टडी द इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, कि कौन से इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन कब एज ग्रुप में देनी है। सो वी विल स्टडी द इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल। गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन देने की गाइडलाइंस क्या है? वैक्सीन एडमिनिस्टर करने की, इम्यूनाइज करने की गाइडलाइंस क्या है? दैट इज बॉक्स 19.4. The real important point that you have to remember is children born preterm should receive the full dose of each vaccine at appropriate chronological age. जो चाइल्ड प्रीटर्म बॉर्न हुए हैं, सो प्रीटर्म है तो ऐसा नहीं कि उनको वैक्सीन नहीं दे सकते, वो भी हेल्दी नहीं है, नो। जो भी चाइल्ड प्रीटर्म बॉर्न हुए हैं उनको फुल डोजेस देने हैं, सारी वैक्सीन पूरा डोज देना है। ऐसा नहीं कि वो प्रीटर्म है, प्री मैच्योर है तो आधे आधे डोज देंगे, नो। जो भी प्रीटर्म है उनको सारे फुल डोजेस वैक्सीन मिलनी चाहिए, एंड वो भी एट द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल एज। जो क्रोनोलॉजिकल एज है एट बर्थ, एट 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, जो भी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है तब उनको मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये पॉइंट याद रखना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछे कि जो बेबी बॉर्न हुआ था वो प्री टर्म है एंड ये प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन वेदर इट इज प्री टर्म बेबी और नॉट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन एडमिनिस्टर करते वक्त क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, रूल्स फॉलो करने हैं। सो फर्स्ट इज follow manufacturer's recommendation for route of administration, storage and reconstitution of vaccine. जब भी कोई वैक्सीन आपको देनी है तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसने वैक्सीन बनाई है उसके रिकमेंडेशंस फॉलो करने हैं कि कौन से रूट से दे सकते हो आप, कैसे एडमिनिस्टर करोगे, कहाँ कैसे स्टोरेज करना है, लाइक कोल्ड फ्रीज में स्टोर करना है या कि रूम टेम्परेचर में भी स्टोर हो सकते हैं, एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे? What is reconstitution? मेडिकेशन प्रिपेयर करिए, मेडिकेशन નો ફોર્મ ચેન્જ કરો. Yes. When we are changing the form of medication, powder में से liquid करते हैं ना, जो that is called as reconstitution. तो कैसे reconstitution करना है वो सब आपको मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। इफ रेफ्रिजरेशन इज नेसेसरी, अगर ऐसा है कि ये वैक्सीन रेफ्रिजरेटर में ही स्टोर हो सकती है, सो स्टोर ऑन अ सेंट्रल शेल्फ एंड नॉट ऑन द डोर। आपने देखा होगा कि वैक्सीन फ्रिज में ही स्टोर करनी पड़े, सो फ्रिज के डोर में नहीं रख सकते आप वैक्सीन। वी हैव टू स्टोर द वैक्सीन इन द सेंट्रल शेल्फ, फ्रिज के अंदर स्टोर करनी है। क्यों? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? Frequent temperature changes from opening the refrigerator door can alter the vaccine's potency. बार बार आप फ्रिज ओपन क्लोज करोगे, सो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंटली ऐसे टेम्परेचर चेंज हो गया, ऐसे डोर ओपन किया
तो नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई तो उसकी वजह से वैक्सीन की पोटेंसी है वो कम हो जाएगी, लाइक जल्दी एक्सपायर हो सकती है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। अगर रैशनल क्वेश्चन हो तो ये रैशनल पता होना चाहिए कि क्यों नहीं स्टोर कर सकते। द रीजन इज दिस। अदर रीजंस ऑप्शंस में हो तो वो सिलेक्ट नहीं करने, दिस इज द ओनली रीजन। वेरीफाई द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यस, प्रिस्क्रिप्शन पहले चेक करना है, डॉक्टर ने यही बोला है ना, यही वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी है, सो प्रिस्क्रिप्शन पहले चेक करो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्टेन एन इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स एंड असेस फॉर एलर्जी। जब भी इम्यूनाइज करते हो, वैक्सीन देते हो, सो पहले पेरेंट्स से हिस्ट्री ले लो कि लास्ट वैक्सीन अप टू डेट हुई थी, कोई एलर्जी हुई थी या नहीं। सो वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स अबाउट द वैक्सीन। ये वैक्सीन किसके लिए है, कौन से डिजीज से बचाएगी, क्या होगा, फीवर आएगा। सो जनरल इंफॉर्मेशन देनी है पेरेंट्स को रिलेटेड टू वैक्सीन। A vaccine information statements needs to be given to parent or individual, and informed consent for administration needs to be obtained. Yes, certain vaccines ऐसी होती है कि जिसमें informed consent चाहिए होगी। So अगर whenever it is needed, so informed consent administration पहले लेनी है। तो आपको स्टेटमेंट देना है कि ये वैक्सीन इसके लिए है, ये वैक्सीन ये हेल्प करेगी, ये प्रिवेंट करेगी। तो आपने पहले इन्फॉर्म स्टेटमेंट दिया, इंफॉर्मेशन दी, and now you have to take the consent before administration. Check the lot number and expiration date on the vaccine bottle and prepare the injection. अभी एडमिनिस्टर करने से पहले लॉट नंबर देखो। लॉट नंबर मीन्स मैन्युफैक्चरर डेट, ये मैन्युफैक्चर लॉट नंबर ये है। सो लॉट नंबर चेक किया, एक्सपिरेशन डेट चेक की, देन प्रिपेयर द इंजेक्शन। नाउ अच्छी है, एक्सपायर नहीं हुई है, सो विड्रॉ कर लो। Parenteral vaccines are given in a separate syringe in different injection sites. Yes, अगर ऐसा है कि 2 और 3 वैक्सीन साथ में देनी है और पेरेंट्रल रूट में है, एक आईवी है, एक सब क्यू है, एक आईएम है और एक सब क्यू है। सो ऐसा नहीं कि एक ही चाइल्ड में दे रहे हो तो सिंगल सीरिंज से ही पहले भर के आईएम दे दी, फिर भर के आई सब क्यू दे दी। यू कैन नॉट डू दैट। पेरेंट्रल वैक्सीन में सेपरेट सीरिंज ही यूज करना है। आईएम देकर डिस्कार्ड कर दो, सब क्यू देनी है तो नई सीरिंज तोड़ो, एक ही सीरिंज frequently you cannot use that. Select the appropriate site for administration. जो भी appropriate site है वो select करनी है कि we can give here not here. So जहां पर भी देना है appropriate site select करना है। Sometimes ऐसा भी होगा कि एक बार यहाँ पर दी आईएम ही देनी है बट डिफरेंट साइट्स पर देनी है, तो भी आप सिंगल सिरिंज यूज करोगे। पहले डेल्टॉइड पर दी, सेकेंड आपने वेंट्रोग्लूटियल पर दी, बोथ आर आईएम, सो सेम सिरिंज यूज करोगे। Yes or No. no? No, we cannot use that. Different sites भी है कि सेम साइट्स है पर डिफरेंट अलग अलग है। आईएम रूट सेम है बट साइट्स डिफरेंट है, फिर भी आप सेम सिरिंज यूज नहीं कर सकते। Vaccines administered IM are given in the vastus lateralis muscles, best site and ventrogluteal muscle. The deltoid cannot be used for children 36 months of age and old. The deltoid can be used for children 36 months of age and older. We have already studied this in pharmacology कि जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर तक होते हैं, सो उनमें बेस्ट साइट कौन सी है आईएम के लिए? बेस्ट साइट कौन सी है? थाई पर व्हाट इज आके सो एंटीरियरली दोगे, कहां पर दोगे? थाई पर। थाई के जो मसल्स है दैट इज वेस्टस मसल्स, पर उसमें भी कहां पर दोगे? दैट इज दिस इज द थाई। ये जो छोटा बच्चा है इसकी थाईज है, लेग की ये थाई है, तो कहां पर दोगे आप? पोस्टीरियर साइड आपके है ना। पोस्टीरियर साइड दोगे। अदर स्टूडेंट्स आंसर। लेटरल लेटरल साइड दोगे, सो दिस इज द बेस्ट पोजीशन, नॉट पोस्टीरियर। अंडरस्टूड? सो जो भी 36 मंथ से कम है, मतलब टॉडलर तक, आप कहाँ दोगे? बेस्ट साइड इज वेस्टस लेटरालिस मसल्स। तो जो थाइस के साइड्स के मसल्स है वहां पर देने हैं। जो वेंट्रोग्ल्यूटियल मसल्स है लाइक बटक्स है, फिर वहां पर भी दे सकते हो, बट जो डेल्टॉइड मसल्स है वो स्टार्टिंग में आप नहीं दे सकते, वो बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हमने स्टडी किया था कि आईएम इंजेक्शन साइट्स देखी थी अलग अलग एज ग्रुप की। याद है कि भूल गए हो? आई डोंट थिंक सो कि आपको याद होगा।
Okay. Next is vaccines administered subcutaneously are given in the fatty areas in the lateral upper arm and anterior thighs. Yes, जो subcutaneous vaccines देनी होती है SQ, so वो कहाँ पर दोगे? जहां पर फैट एरिया ज्यादा हो, लाइक बल्क हो. सो अपर लेटरल आर्म में दोगे, लेटरल मतलब साइड्स में दोगे, या फिर एंटीरियर थाई में. जो IM थी वो लेटरल थाई में थी, अब ये एंटीरियर थाई में आप दे सकते हो. एडिक्वेट नीडल लेंथ एंड गेज आर एज फॉलोज. कौन सी नीडल लेंथ क्या सिलेक्ट करोगे? गेज क्या होगा नीडल का? तो कैसा होगा? तो अप्रोप्रिएट इज इंट्रामस्क्यूलर अगर आपको देना है, सो 1 इंच की नीडल एंड 23 to 25 गेज नीडल होनी चाहिए फॉर Subcutaneous. IM. सबक्यूटेनियस. Intramuscular. इंट्रामस्क्यूलर के लिए 1 इंच एंड 23 to 25 गेज. इफ इट इज सबक्यूटेनियस देन 5/8 inch and 25 gauge. Sorry. सबके માટે 25 गेज આવશે ને 25. हाँ, yes. तो 5/8 inch लेंथ होनी चाहिए and 25 gauge नीडल होनी चाहिए. नीडल लेंथ may vary depending on the child size. चाइल्ड के साइज के अकॉर्डिंग नीडल की लेंथ जो हमने स्टडी की है वो वराई कर सकती है. कौन से लोगों में लंबी नीडल लगेगी और कौन से लोगों में कम लेंथ की नीडल लगेगी? પેટી વધારે હોય એમાં મોટી નીડલ લાગે. हाँ, अगर चाइल्ड ओबेस है, फैटी ज्यादा है, मतलब फैट ज्यादा है, तो IM मसल्स तक पहुंचने के लिए यू विल रिक्वायर लॉन्ग नीडल. सो डिपेंडिंग ऑन देयर साइज नीडल की लेंथ चेंज हो सकती है. माइल्ड साइड इफेक्ट्स इंक्लूड फीवर, सोरनेस, स्वेलिंग और रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट. दिस आर द साइड इफेक्ट्स. इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के बाद ये सारे चाइल्ड फेस करते हैं. दिस आर द माइल्ड साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन. फीवर होगा, सोरनेस होगा, स्वेलिंग होगा, जहां पर इंजेक्शन दिया है सो वहां पर स्वेलिंग और रेडनेस हो जाएगा. दिस आर द माइल्ड साइड इफेक्ट्स. अ टॉपिकल एनेस्थेटिक मे बी अप्लाइड टू इंजेक्शन साइट बिफोर द इंजेक्शन. यस, इन सम हॉस्पिटल इट इज फॉलोड. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पर भी होता है कि वैक्सीन देने के पहले वहां पर एनेस्थेटिक लिग्नोकेन जो आता है ना वो लगा देते हैं, तो बच्चे को पेन ही ना हो. सो डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए माइल्ड एनेस्थेटिक, टॉपिकल एनेस्थेटिक लगा सकते हो आप बिफोर गिविंग वैक्सीन. For painful or red injection site, advise the parent to apply the cool compress. You have to remember this cool compress for 24 hours. अगर बच्चे को वैक्सीन दे दिया है और वहां पर रेडनेस हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, पेन हो रहा है बच्चे को, तो पेरेंट्स को क्या बोलोगे? फर्स्ट 24 आवर्स तक क्या करना है? Cool compress. कूल कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेशन देना है. एंड 24 आवर के बाद, 24 आवर्स खत्म हो गए हैं, देन द पेरेंट हैज टू गिव वार्म और कोल्ड कंप्रेशन एज लॉन्ग एज नीडेड. जनरली वार्म कंप्रेशन देने होते हैं स्टार्टिंग में. इनिशियली कोल्ड कंप्रेशंस आर recommended, and after 24 hours we have to say कि you have to give the warm compressions. जब तक जरूरत हो तब तक, जब तक उसको डिस्कम्फर्ट कम ना हो जाए तब तक. So remember this. An age appropriate dose of acetaminophen and or ibuprofen as per the healthcare provider preference may be administered every 4 to 6 hours of vaccine associated discomfort. Yes, अगर एज अप्रोप्रिएट डोज, बिकॉज वो पीडियाट्रिक पेशेंट है, सो उसमें डोज आपको कैलकुलेट करना होगा. सो अकॉर्डिंग टू देयर एज अप्रोप्रिएट डोज ऑफ एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन भी दे सकते हो, बट विथ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ PHCP, उसके बगैर नहीं. अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है कि यू कैन गिव, सो यू कैन एडमिनिस्टर एवरी 4 to 6 आवर्स. जो भी वैक्सीन की वजह से फीवर है तो एसिटामिनोफेन, पेन है तो आइबुप्रोफेन, तो ये आप दे सकते हो. मेंटेन एन इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट डे. अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कौन से दिन वैक्सीन हुआ. सो यू हैव टू मेंटेन द इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड. उसमें क्या करोगे आप? तो डॉक्यूमेंट डे, month, year of administration, manufacturer and lot number of vaccine, name, address and title of the person administering the vaccine. Yes, ये सब चीज आपको डॉक्यूमेंट करनी है कि कौन से दिन पर एडमिनिस्टर किया, व्हाट इज द मंथ, ईयर, मतलब प्रॉपर डेट लिखनी है. year of administration, month and year of administration, then manufacturer's lot number,
कि वैक्सीन का लॉट नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको लिखनी पड़ती है इन सम केसेस। नेम, किसने एडमिनिस्टर की है, उसका नेम, कहां पर एडमिनिस्टर की है, एड्रेस एंड टाइटल ऑफ द पर्सन, लाइक आरएन ने की है, किसने एडमिनिस्टर की है। सो टाइटल आपको लिखना पड़ेगा। क्यों ये लिखना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो उस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि किसने एडमिनिस्टर की थी एंड कहां पर एडमिनिस्टर की थी। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। एंड दूसरा क्या आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, साइट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहां पर एडमिनिस्टर की है, कौन से रूट से एडमिनिस्टर की है, एंड प्रोवाइड द वैक्सीनेशन रिकॉर्ड टू द पेरेंट्स। ये रिकॉर्ड आपको पेरेंट्स को देना होगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर वो वैक्सीन के लिए जाते हैं, सो कहीं और पर दूसरी जगह पर गए तो वो रिकॉर्ड शीट लेकर गए होंगे, तो वो पर्सन को पता चलेगा कि हाँ इस दिन पर इसका वैक्सीनेशन हुआ था। आपने देखा ही होगा इम्यूनाइजेशन कार्ड होता है जो सब पेरेंट्स के पास होगा। A vaccine adverse event reports needs to be filed and health department needs to be notified if an adverse reaction to the immunization occurs. Yes, साइड इफेक्ट्स जो कॉमन है वो तो होगा, इसमें बड़ी बात नहीं है, बट अगर एडवर्स रिएक्शंस आए हैं तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट को भी आपको रिपोर्ट करना होगा कि ये वैक्सीन से ये एडवर्स रिएक्शन हुए थे। तो अगर कुछ ऐसा हुआ हो कि सारे बच्चों को ये वैक्सीन से एडवर्स रिएक्शन हुए तो वो दे कैन टेक सर्टेन एक्शंस, वो एक्शंस ले सकते। उसके लिए यू हैव टू रिपोर्ट दिस थिंग्स। दिस आर द गाइडलाइंस फॉर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द vaccine and after administering the vaccine. Understood? Yes or no? Okay. Yes. Yes. So next topic is immunization schedule. That is so lengthy topic, हमें हर वैक्सीन डिटेल में स्टडी करनी है। So immunization schedule we will start on Saturday. Saturday हम ये पढ़ेंगे। So let's do a quick revision of today's class. आज हमने क्या देखा? Okay, so we have started the communication approach कि different age group of child है तो उसके साथ कैसे communicate करना है। So उसके लिए पहले general guideline देखी, that is applicable for all, कि क्या general guidelines आपको follow करनी है, that we have seen. Then infant के साथ आप कैसे communicate करोगे, infant cannot understand the verbal communication, so वो non verbal communication से ही respond करता है। So it depends कि आप उसको कैसे hold कर रहे हो, कैसे ऐसे झूला झूला रहे हो हाथ में, उसको थपथपा रहे हो, उसको कडल कर रहे हो, सो उस पर डिपेंड करता है। देन एकदम स्लो अप्रोच, लाइक डायरेक्टली कोई भी इन्फेंट आपके साथ नहीं आ जाएगा तुरंत। सो स्लोली वो आएगा, स्लोली वो नर्स के साथ आएगा, सॉफ्ट काम सूथिंग वॉइस में। जब भी वो रोता है तो उसको अटेंड करो, उससे बात करो, उसको क्या चाहिए उस समझने की ट्राई करो, रीड द इन्फेंट। एंड सिक्योरिटी जो ऑब्जेक्ट्स है, ब्लैंकेट या फिर पेसिफायर्स, वो आप दे सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद इन्फेंट। टॉडलर वो अभी वर्बल कम्युनिकेशन समझ सकते हैं, बट टॉडलर को बहुत कॉशियसली जाना है उसके पास, वरना वो गुस्सा कर देगा, वर्बल अटैक और फिजिकल अटैक करेगा। सो कॉशियसली टॉडलर के पास जाओ। अभी टॉडलर होती है तो उसके सर्टेन उसकी खुद की डिक्शनरी होगी। सो वी हैव टू लर्न देयर वर्ड्स कि ये वर्ड्स को वो क्या बोलते हैं। अगर टॉडलर आपसे बोलता है कि आई वांट दिस, बट उसका वर्ड यूज कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट डज ही वांट। सो यू हैव टू लर्न देयर वर्ड्स एंड कन्वर्सेशन में आप उसको वो ही वर्ड्स यूज करोगे, शॉर्ट टर्म्स यूज करोगे, बिकॉज वो लंबा लंबा नहीं समझ पाएंगे। जब भी सर्जरी या प्रोसीजर हो उसके जस्ट पहले ही उसको प्रिपेयर करना है, बिकॉज अर्ली आप प्रिपेयर करके रखोगे तो टॉडलर वैसा रहेगा नहीं। एंड आप प्लेस यूज कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, पपेट्स, पिक्चर बुक, डॉल्स यूज कर सकते हो, इक्विपमेंट्स आप उसको दे सकते हो और उसको बोल सकते हो कि ये क्यों होता है, लाइक ऐसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि ये पता है क्या करता है क्या नहीं, ऐसे। और जो भी कंफर्टिंग ऑब्जेक्ट्स है वो आप दे सकते हो। प्री स्कूलर्स के साथ जब भी आपको मौका मिले उसको चॉइसेस देनी है, सिंपल सेंटेंसेस में बात करनी है, बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं सो यू हैव टू अलाउ देम फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। आप प्ले का यूज कर सकते हो टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स, एंड आप इक्विपमेंट्स भी उनको दे सकते हो हैंडल करने के लिए, कि जिससे उनका फियर भी कम हो और आंसर भी कर सके खुद के क्वेश्चंस का। स्कूल एज चाइल्ड है तो उसको लिमिट सेट करनी होगी, रीअश्योरेंस प्रोवाइड करना होगा कि उसकी एंजाइटी और फियर कम हो, एलिवेट हो। ऐसे कन्वर्सेशन करने हैं कि उसकी थिंकिंग एनहांस हो, अच्छी हो। म्यूजिक, मेडिकल प्ले टेक्निक यूज कर सकते हो, फोटोग्राफ, बुक, डॉल, वीडियोस भी आप बता सकते हो। क्लियर टर्म्स में आपको समझाना है उसको। एंड
कंपोजर के लिए टाइम देना है, लाइक उसको रोना आ रहा है, कुछ भी है, उसको वेंट अप करनी है फीलिंग्स, तो उसके लिए टाइम देना है एंड प्राइवेसी भी देनी है। देन एडोलेसेंट, वो मेजरली अपनी बॉडी इमेज से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, सो जितना हो सके उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, इंडिपेंडेंट रखना है, लाइक ऐसा नहीं कि अपने आप पर डिपेंडेंट कर दो, प्राइवेसी देनी है। फोटोग्राफ्स, बुक्स और वीडियोस आप दिखा सकते हो टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जो इंटरेस्ट उनको है, अगर उनको जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है उसका कन्वर्सेशन करो। वी डोंट हैव टू बी टू एब्स्ट्रिक्ट, ज्यादा एब्स्ट्रिक्टली उनके साथ बात नहीं करनी, बहुत डिटेल लंबी लंबी ऐसे बातें नहीं करनी, टेक्निकल भी नहीं होना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो एडोलेसेंट है, तो उनको ये सब पसंद नहीं होगा। वी कैन नॉट रिस्पॉन्ड बाय प्रेइंग, कन्फ्रंटिंग, उनको डायरेक्टली ऐसे ब्लेम करके, कंडेंस्ड करके हमें नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, जजमेंटल भी नहीं बनना है एडोलेसेंट्स के साथ। देन कार सेफ्टी सीट्स हमने पढ़ा था कि कार सेफ्टी सीट, बेस्ट प्लेस फॉर सेफ टू ट्रैवल इन द कार फॉर चाइल्ड इज द बैक सीट। बैक सीट में ही हमें बिठाना होता है चाइल्ड को। कार के सारे डोर्स लॉक होने चाहिए, स्पेसिफिकली 4 डोर वाली कार होनी चाहिए, और पीछे के दोनों डोर है वो सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वाले होने चाहिए। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रेन, रियर फेसिंग एंड फॉरवर्ड फेसिंग। रियर फेसिंग कौन से चाइल्ड के लिए यूज करोगे आप? फॉर इन्फेंट एंड टॉडलर। उससे बड़ा है तो फ्रंट फेसिंग रिस्ट्रेंट आप दे सकते हो, बट रिस्ट्रेंट है जो सीट्स है, सेफ्टी सीट्स, उसमें सर्टेन थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर कि स्ट्रैप होता है वो शोल्डर के ऊपर प्रॉपर हो, जो लॉक है, जो चेस्ट क्लिप या चेस्ट लॉक है वो आर्म पीट में होना चाहिए, ना कि बहुत नीचे, ना कि बहुत ऊपर। अदरवाइज अगर ज्यादा ऊपर होगा तो आर्म पीट में ही चाइल्ड को प्रॉब्लम होगा, ब्रेकियल प्लेक्सस भी डैमेज हो सकती है। जो रिस्ट्रेन का पीछे का है, बैक सपोर्ट, हेड का सपोर्ट, वो ईयर से ऊपर होना चाहिए, नीचे होगा तो हेड को सपोर्ट नहीं मिलेगा। एंड जो स्ट्रैप्स है वो सारे प्रॉपर फिटिंग होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। देन हमने प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक हेल्थ चेकअप्स और हेल्थ केयर के लिए पढ़ा था कि नॉर्मली सारे बच्चों में अभी बहुत कॉमन है चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड डायबिटीज एंड हाइपरलिपिडेमिया। सो उसके लिए रेगुलरली हेल्थ चेकअप करने से आप अर्ली चाइल्डहुड में ही पता लगा सकते हो एंड प्रिवेंट कर सकते हो। सो देयर आर गाइडलाइंस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक एंड ब्राइट फ्यूचर्स ने सर्टेन गाइडलाइंस दी है कि कौन से टाइप का स्क्रीनिंग करना चाहिए एंड कब स्क्रीनिंग करना चाहिए। सो वी हैव सीन कि कौन से टाइप का स्क्रीनिंग होना चाहिए फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। सो हिस्ट्री लेनी है, मेजरमेंट्स आपको चेक करने हैं, सेंसरी स्क्रीनिंग करना है, डेवलपमेंटल और बिहेवियरल हेल्थ स्क्रीनिंग करना है, उसमें सारे डेवलपमेंटल रिलेटेड स्क्रीनिंग करोगे, बिहेवियरल रिलेटेड स्क्रीनिंग करोगे, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, उसमें प्रोसीजर्स करनी होगी, लाइक यू हैव टू विड्रॉ द ब्लड और सम प्रोसीजर्स करनी होगी। सो वी हैव स्टडीड दैट। हेल्थ रिलेटेड उनकी डेंटल हेल्थ अच्छी हो उसके लिए आप फ्लोराइड वार्निश और फ्लोराइड सप्लीमेंट्स दे सकते हो, एंड जो भी आपको जरूरत लगे अकॉर्डिंग टू दैट एंटीसिपेटरी गाइडेंस दे सकते हो। सो दिस आर द स्क्रीनिंग्स कि इन्फेंसी से एडोलेसेंट तक ये टाइप के स्क्रीनिंग्स करने हैं। कब कब करने हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कि कब विजिट करनी है। सो फर्स्ट इज प्रीनेटल विजिट, देन जब भी बॉर्न हो जाता है चाइल्ड तो तभी पीडियाट्रिशियन देख लेता है। आपने देखा होगा कि प्रीनेटल विजिट मदर ने करवाया था, जब भी चाइल्ड की मतलब बॉर्न होता है तब भी पीडियाट्रिशियन चाइल्ड को देख लेता है। देन फर्स्ट वीक में उसकी विजिट होगी, चाइल्ड जब 3 से 5 दिन का होता है तब भी उसकी विजिट होती है। फर्स्ट मंथ का हो जाए चाइल्ड तब, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 6, 9, 12, 15, 18, 2 ईयर्स का हो जाए, 2.5 ईयर्स का हो जाए चाइल्ड तब, 3 ईयर्स का हो जाए तब, 3 ईयर्स के बाद डायरेक्ट 1 साल के बाद विजिट करने आएगा, दैट इज एट द 4 ईयर्स। एंड 4 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक हर साल आएगा, नॉट 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ नहीं, अब हर साल विजिट करने के लिए आएगा चाइल्ड। और तब तक वो पीडियाट्रिशियन को दिखाएगा जब तक 18 साल का है तब तक, और जब भी 18 से बड़ा हो जाएगा तब उसको एडल्ट कहलाएगा। सो जनरल प्रैक्टिशनर को विजिट करनी होगी, नाउ दे कैन नॉट विजिट द पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट हमने इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया था। तो इम्यूनाइजेशन की सर्टेन गाइडलाइंस, इम्यूनाइजेशन बच्चों की हेल्थ प्रमोट करने के लिए हेल्पफुल है, और द अर्ली एज इज एट द बर्थ, बर्थ से ही इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन अगर कोई चाइल्ड है कि जिसने पहले स्टार्टिंग में बर्थ पर वैक्सीन ली और थोड़ी वैक्सीन ली फिर बीच में से छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि फिर से वो साइकिल रिपीट करनी है, जितनी मिस हो गई है वो ही देना है। अगर आपको डाउट लगता है कि ये पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम के लिए विजिट नहीं करेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए,
सो आपको साथ में ही दे देनी है, बट इट शुड बी रेकमेंडेड, दे सकते हो तभी देनी है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है 2 वैक्सीन साथ में तो नहीं देना है। जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस हमने स्टडी किए कि कौन से कंडीशन में आप वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट करोगे, टेल मी इन विच कंडीशंस। Anaphylatic, यस, anaphylatic reaction. हाँ, अगर पहले वैक्सीन दी है और उस वैक्सीन से बच्चे को सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन आया है, या फिर वैक्सीन का जो कंपोनेंट है जिससे वैक्सीन बने है उसका रिएक्शन आया है, तो ऐसे पेशेंट को आप फिर से वो वैक्सीन नहीं दे सकते, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट, लाइव वैक्सीन कौन से लोगों को नहीं दे सकते आप? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज Immunosuppressant. यस, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, देन pregnant woman, प्रेग्नेंट Gelatin वीमेन cells. एंड sensitivity to सेंसिटिविटी टू gelatin, जिलेटिन। ये सब पेशेंट को आप लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। आई एम गिविंग यू वन टास्क, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी लाइव वैक्सीन है। आई आस्क यू ऑन सैटरडे कि लाइव वैक्सीन कौन सी है जो आप नहीं दे सकते। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। लाइव वैक्सीन के बारे में क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल नहीं पूछेंगे वो लोग कि कौन सी एज पर कौन सी वैक्सीन देनी है, बट वैक्सीन रिलेटेड जनरल जो इंफॉर्मेशन है कि ये दे सकते हैं ये नहीं दे सकते, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल अगर आपको याद नहीं रहता है कि ये एज पर ये वैक्सीन देनी है, सो इट इज फाइन, उस पर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट वैक्सीन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कौन से पेशेंट को कॉशियसली वैक्सीन देनी है? कौन से पेशेंट को आप कॉशियसली वैक्सीन दोगे प्रिकॉशंस के साथ? मॉडरेट एंड सीवियर इलनेस, वो पेशेंट को कुछ मॉडरेट इलनेस है या सीवियर इलनेस है, फीवर है या नहीं है, इट डजंट मैटर, पर ऐसे पेशेंट को बहुत सोच समझकर कॉशियसली आपको वैक्सीन देनी होगी। ध्यान रखना होगा कि उसको कुछ साइड इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन ना आ जाए ड्यू टू देयर इलनेस, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। फिर हमने गाइडलाइंस देखी थी, एंड व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? જે પ્રીટર્મ છે એના ફૂલ ડોઝ ઓફ વેક્સિન આપવાનું. हाँ, at the appropriate chronological age, whether the child is preterm, फिर भी उसको सारे फुल डोजेस ऑफ वैक्सीन मिलनी चाहिए, एंड एट द अप्रोप्रिएट क्रोनोलॉजिकल एज। फिर हमने गाइडलाइंस देखी थी कि वैक्सीन एडमिनिस्टर करते वक्त क्या ध्यान में रखना है। सो सब चेक करना है मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस की, कौन से रूट से दोगे, कहाँ स्टोर करोगे, रिकंस्टिट्यूशन कैसे करना है। अगर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना है तो कहाँ करोगे? इन द डोर। नो, तो डोर Center में नहीं कर में. सकते, सेंटर में। क्यों डोर में नहीं कर सकते? alter the vaccine potency. हाँ, पर क्यों? डोर में स्टोर करने से उसकी ખુલે બંધ થાય એટલે ટેમ્પરેચર મેન્ટેન ના ड्यू टू થાય. फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंजेस होता है खोलने और ओपन करने से वजह से, तो उसकी वजह से हम नहीं स्टोर कर सकते। फिर प्रिस्क्रिप्शन हमें वेरीफाई करना है कि सेम वैक्सीन ही बोला है ना अंदर, तो वो चेक करोगे। हिस्ट्री लोगे पेरेंट्स से रिलेटेड टू एलर्जीज, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दोगे रिलेटेड टू वैक्सीन की क्या प्रिवेंट हो सकता है, क्या होगा, ऑल दिस थिंग्स। फिर अगर कोई ऐसी वैक्सीन है जिसमें इन्फॉर्म कंसेंट नेसेसरी है, सो पेशेंट को आप पहले इन्फॉर्मेशन दोगे, देन यू विल टेक द कंसेंट। नंबर चेक करना है, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट चेक करनी है, फिर आपको लोड करनी है वैक्सीन इन द सीरिंज। मेक श्योर कि हर साइट के लिए डिफरेंट सीरिंज ही यूज करो, सेम सीरिंज ना यूज करो, वेदर इट इज सेम रूट। आईएम ही है, 2 वैक्सीन आईएम ही देनी है, बट अलग अलग साइट पर दे रहे हो, फिर भी अलग ही सीरिंज यूज करनी है। फिर बेस्ट प्लेस कौन सी होगी फॉर इन्फेंट एंड टॉडलर? अगर आईएम देनी है तो वेस्टर्स लेटरालिस मसल, दैट इज साइड ऑफ द थाइस, थाइस की साइड्स में देनी है। और डेल्टॉइड कब यूज करोगे? आफ्टर 36 मंथ्स, बच्चा बड़ा हो जाए, टॉडलर से बड़ा हो जाए, तभी आप यूज कर सकते हो डेल्टॉइड मसल। उससे पहले इट इज अवॉइडेड, बिकॉज वहां पर अच्छा सा ग्रोथ नहीं हुआ होता है मास का, मसल्स का, इसलिए। फिर अगर सबक्यूटेनियस देनी है, सो जहां पर फैटी एरिया ज्यादा हो, लाइक लेटरल अपर आर्म और एंटीरियर थाई, जहां पर फैटी एरिया ज्यादा होता है वहां पर दे सकते हो। एडिक्वेट लेंथ एंड गेज साइज आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आईएम देनी है तो 1 इंच की लेंथ सिलेक्ट करोगे, एंड नीडल की साइज क्या होगी? 23 to 25 गेज।
अगर सब क्यू देनी है तो 5/8 इंच होनी चाहिए और उसकी साइज होगी 25 इंच, बट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ चेंज होगी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइज। अगर चाइल्ड ज्यादा ओबेस है तो लेंथ ज्यादा लगेगी। साइड इफेक्ट्स जो बहुत कॉमन है, माइल्ड है, दैट इज फीवर, सोरनेस, स्वेलिंग एंड रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट, वहां पर डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा। फिर इंजेक्शन देने के लिए, वैक्सीन लेने से पहले आप लोकल एनेस्थेटिक भी अप्लाई कर सकते हो, टॉपिकल एनेस्थेटिक। अगर पेनफुल रेडनेस ज्यादा है तो आप पेरेंट्स को क्या बोलोगे, फर्स्ट 24 आवर कोल्ड कंप्रेशन Cold यूज करो एंड आफ्टर दैट वार्म कंप्रेशन आप दे सकते हो। अगर पेशेंट को फीवर और पेन है तो एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन भी दे सकते हो, बट इट विल रिक्वायर द पीएचसीपीज प्रिस्क्रिप्शन, उसके बिना नहीं दे सकते आप। सो एवरी 4 to 6 आवर जो डिस्कम्फर्ट है उसके लिए आप एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन दे सकते हो। अभी आपने सब इम्यूनाइजेशन कर लिया है, सो नाउ द मेन थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। आपको सब चीज रिकॉर्ड करनी होगी। यू हैव टू डॉक्यूमेंट द डे, मंथ, ईयर, मैन्युफैक्चरर्स लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट किसने दी है, सो नेम, एड्रेस एंड टाइटल ऑफ द पर्सन यहाँ पर दी है। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टीट्यूट में दी है, दिस इज द एड्रेस, किसने दी है, सो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द टाइटल ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग पर्सन हु इज एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन, कौन से साइट पर दी है, कौन से रूट से दी है, एंड ये सारा रिकॉर्ड आप पेरेंट्स को दोगे। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आता है वैक्सीन की वजह से, सो यू हैव टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो, जो गवर्नमेंट है वहां पर भी इन्फॉर्म करना होगा। तो अगर लाइक इम्यूनाइजेशन की वजह से हो रहा है, सो दे कैन टेक सर्टेन एक्शंस, तो वहां पर नोटिफाई करना इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी डाउट टिल दिस? yes or no? No. Okay, so मैम tomorrow there is holiday due to Dhulati. Happy Holi to all students, and on Saturday we are having taste of FON, so it is, you have to prepare for that. There is a Holi, I can understand, but still you have to keep reading all the things. So on 15th there is a test, 2 days के लिए test open रहेगा for Saturday and Sunday, so you can give the test according to your convenience. Any questions, any doubts? Happy Holi. मैम Yes. मैम हाँ रेफ्रिजरेटर में स्टोर करा वैक्सीन हाँ तो એ અલગથી અલગ રેફ્રિજરેટર આવે કે પછી નોર્મલ જ રેફ્રિજરેટર આવે? ओके, अगर वो इनबिल्ट लाइक फार्मेसी में और वहां पर है, सो नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर होता है उनका अलग नहीं होता। अगर हॉस्पिटल के अंदर है सो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर ही होगा, बट इफ यू वांट टू कैरी द वैक्सीन तो उसके लिए आपने देखा होगा वैक्सीन कैरियर आता है। अगर आप वो नहीं इंस्टीट्यूशन में हो तो नॉर्मल फ्रिज जो होता है हमारा वैसा ही होता है स्टोरेज के लिए, देर इज नो डिफरेंट टाइप, उसका सिर्फ टेम्परेचर सेट करना होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में भी हाँ वो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है वो ही होगा, बट टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। देर इज अ डिवाइस जो आपको रेगुलरली बताता रहेगा कि अंदर टेम्परेचर क्या है। वही सो पूछना था, वो रिमोट जैसा अटैच होता है ना, हाँ वही वो हाँ, आपने बोला सो ना। वो उससे आपको पता रहेगा कि उसका लाइक टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। सो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर ही होता है, बस आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर आप कहीं पर जा रहे हो, यू हैव टू कैरी द वैक्सीन, सो देयर इज अ डिफरेंट डिवाइस दैट इज वैक्सीन कैरियर। उसमें आप आइस का जो आइस पैक होता है उस पर आप लेके जा सकते हो। बाकी हॉस्पिटल में और इंस्टीट्यूशन में रेगुलर रेफ्रिजरेटर ही होता है, उसका अलग नहीं होता। ओके, थैंक यू मैम। ओके, या ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम। Okay, so see you directly on Saturday. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.